अर्पण क्लासेज जेतारण यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। आज के इस सेशन में हम सामान्य विज्ञान के निम्न 10 टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं देख लेते हैं। आहार एवं पोषण, मानव रोग परिसंचरण तंत्र, अम्ल सार लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, पीओपी, भौतिक राशियां, प्रकाश और दर्पण। ये निम्न 10 टॉपिक है, इनका हम आज अध्ययन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस क्लास का कंटेंट बेहद पसंद आएगा। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण में सबसे पहला पोषक तत्व आता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना यौगिक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। इसके बाद देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत कौन कौन से। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हो गया अनाज। अनाजों में गेहूं, चावल और मक्का। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है और कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होने वाली ऊर्जा 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ये फैक्ट याद रखना है हमें। रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के दो प्रकार है, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट को भी हमने दो भागों में बांटा, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। और जटिल कार्बोहाइड्रेट हो गया पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और रंगहीन होते हैं। इनमें शर्करा के केवल एक अणु पाया जाता है। कार्बन की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड के निम्न प्रकार है। जिस मोनोसेकेराइड में कार्बन की संख्या 3 होती है उनको ट्राइओज शर्करा बोलते हैं। जिस मोनोसेकेराइड इकाई में कार्बन की संख्या 4 होती है उसको टेट्रोज शर्करा बोलते हैं। जिस मोनोसेकेराइड इकाई में कार्बन की संख्या 5 होती है उसको पेंटोज शर्करा बोलते हैं। और जिस मोनोसेकेराइड इकाई में कार्बन की संख्या 6 होती है उसको हेक्सोज शर्करा बोलते हैं। जिस मोनोसेकेराइड इकाई में कार्बन की संख्या 7 होती है उसको हेप्टोज शर्करा बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्राइओज शर्करा जिसमें कार्बन की संख्या 3 होती है। इनके प्रमुख एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछते हैं। ट्राइओज शर्करा जिसके एग्जाम्पल 2 हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड। टेट्रोज शर्करा जिसमें कार्बन की संख्या 4 होती है, इसके एग्जाम्पल एरिथ्रोज और थ्रियोज। ये एग्जाम्पल हमें सीधा याद रखना है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछते हैं। पेंटोज शर्करा जिसमें कार्बन की संख्या 5 होती है, इनके एग्जाम्पल राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ये याद रखने हैं। हेक्सोज शर्करा जिसमें कार्बन की संख्या 6 होती है, इनके एग्जाम्पल ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। इसके बाद हेप्टोज शर्करा जिसमें कार्बन की संख्या 7 होती है, इनका प्रमुख एग्जाम्पल सिडोहेप्टुलोज। इसके बाद चलिए देखते हैं। सबसे पहले है फ्रुक्टोज। इसको फल शर्करा या फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ये सबसे मीठी होती है, ये शहद व मकरंद में पाई जाती है। ग्लूकोज को हम रक्त शर्करा या इंग्लिश में ब्लड शुगर कहते हैं। इसको कोशिकीय ईंधन के नाम से भी जानते हैं। गैलेक्टोज ये दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। लैक्टोज इसको दुग्ध शर्करा बोलते हैं। यानी वापस देख लो, ये इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन वाले फैक्ट है। गैलेक्टोज जो दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तथा लैक्टोज जिसको दुग्ध शर्करा कहते हैं। इसके बाद मोनोसेकेराइड की बात है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड की इंपॉर्टेंट बात है, इसमें मोनोसेकेराइड की 2 से लेकर 9 मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़कर ओलिगोसेकेराइड का निर्माण करती हैं और ये इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ती हैं और ये हमें याद रखना है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछते हैं। ओलिगोसेकेराइड जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे एक ग्लूकोज की अणु प्लस दूसरा ग्लूकोज का अणु निर्जलीकरण के द्वारा ग्लाइकोसाइडिक बंध से माल्टोज का निर्माण करता है और ये माल्टोज एक प्रकार का ओलिगोसेकेराइड है। प्रमुख ओलिगोसेकेराइड के बारे में देखते हैं। इसको प्रमुख ओलिगोसेकेराइड जिसमें डाइसेकेराइड है, ट्रायोसेकेराइड है, टेट्रासेकेराइड है। डाइसेकेराइड जिसमें मोनोसेकेराइड की 2 इकाइयां होती हैं, ट्राइसेकेराइड यानी जिसमें मोनोसेकेराइड की 3 इकाइयां होती हैं, टेट्रासेकेराइड जिसमें मोनोसेकेराइड की 4 इकाइयां होती हैं।
अब देखते हैं डाइसैकेराइड के प्रमुख एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हो गए सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ट्राइसैकेराइड जिसमें मोनोसैकेराइड की 3 इकाइयां होती है, इसके एग्जाम्पल रेफिनोज, ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछते हैं। टेट्रासैकेराइड जिसमें मोनोसैकेराइड की 4 इकाइयां होती है, जैसे हो गया स्टेक्योज। अब प्रमुख देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले माल्टोज, ये शर्करा अंकुरित अनाजों में पाई जाती हैं और इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दो ये मोनोसेक्राइड इकाइयां मिलकर माल्टोज का निर्माण करती है और माल्टोज डाइसेक्राइड डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है। इसके बाद सुक्रोज के बारे में पढ़ते हैं। सुक्रोज हो गया, ये इसको शुगर टेबल कहते हैं, यानी जो हमारे घरों में होती है। ये गन्ने तथा चुकंदर से प्राप्त होती है और इसका निर्माण ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इन दो मोनोसेक्राइड इकाइयों के निर्माण से सुक्रोज का निर्माण होता है। ये भी डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है। मैंने याद इस तरीके से किया है, G फॉर ग्लूकोज, F फॉर फ्रक्टोज, S फॉर सुक्रोज। आप अपना तरीका भी अपना सकते हैं। इसके बाद लैक्टोज शर्करा, इसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं और ये लैक्टोज शर्करा का निर्माण हुआ एक ग्लूकोज की इकाई प्लस एक गैलेक्टोज की इकाई इक्वल टू गैलेक्टोज का निर्माण होता है। इसके बाद रेफिनोज, रेफिनोज हो गई ट्रायोज शर्करा का एग्जाम्पल है, जिसमें मोनोसेक्राइड की 3 इकाइयां होती हैं और वो 3 इकाइयां कौन कौन सी है, ये सीधा सीधा फैक्ट है, हमें याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं। रेफिनोज इसमें 3 मोनोसेक्राइड इकाइयां होती है, पहली ग्लूकोज, दूसरी गैलेक्टोज, तीसरी फ्रक्टोज। इसके बाद देखते हैं पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं। जब मोनोसेक्राइड इकाइयां 10 से अधिक होती है और हजारों की संख्या में आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा निर्जलीकरण संश्लेषण की क्रिया कर आपस में जुड़ती है, उसको पॉलीसेक्राइड कहते हैं। पॉलीसेक्राइड इकाइयां स्वाद में स्वादहीन होती है, जल में घुलनशील नहीं होती है और एक जटिल यौगिक है। इनके एग्जाम्पल तौर पर देख लेते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल जैसे स्टार्च, ग्लूकोज और इलुनिल। स्टार्च पौधों में भोजन संग्रहण के रूप में पाया जाता है और ग्लाइकोजन ये जंतुओं में भोजन संग्रहण के रूप में पाया जाता है। इलुनिल ये डहेलिया नामक पौधे की जड़ों में पाया जाता है तथा किडनी संक्रमण का पता लगाने में सहायक है। अब दूसरा हमारा पोषक तत्व है फैट, वसा। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना यौगिक है। हमारे भोजन में इनका मुख्य स्रोत घी, तेल, मक्खन, चर्बी युक्त मांस इत्यादि है। वसा एक कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इतर इत्यादि में घुलनशील होती है तथा वसा ये जल में घुलनशील नहीं होती है और ये जल के साथ इमल्सन का निर्माण करती है। जल के साथ इमल्सन का निर्माण करती है, यानी जैसे वसीय पदार्थ होता है उसमें या जल में वसीय पदार्थ डालते हैं तो वसीय पदार्थ छोटे छोटे अणुओं के रूप में ऊपर तैरते हैं, इसको सामान्य लैंग्वेज में इमल्सन कहते हैं। वसाओं का पोषक पदार्थ के रूप में मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना है, जो हमारे शरीर को 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा देता है। इसके बाद देख लेते हैं वसीय अम्ल क्या होते हैं। वसीय अम्ल ये एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल होते हैं। इनकी संरचना में कार्बन परमाणु की एक लंबी श्रृंखला होती है और इनके सिरे पर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। समझने का तरीका देख लो क्या होता है वसीय अम्ल, जैसे कार्बन प्लस कार्बन प्लस कार्बन प्लस कार्बन, इनके लास्ट में COOH प्रकार का समूह जिसको कार्बोक्सिलिक समूह होता है, इनको वसीय अम्ल कहते हैं। वसीय अम्ल प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होता है। वसीय अम्ल प्रमुख रूप से 2 प्रकार के वसीय अम्ल प्रमुख रूप से 2 प्रकार का, एक तो संतृप्त वसीय अम्ल, दूसरा असंतृप्त वसीय अम्ल। जो संतृप्त वसीय अम्ल होता है इनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है तथा असंतृप्त वसीय अम्ल होता है इनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या द्विबंध होता है। संतृप्त वसीय अम्लों से संतृप्त वसाओं का निर्माण होता है, जैसे इनके एग्जाम्पल घी, मक्खन इत्यादि। असंतृप्त वसीय अम्लों से असंतृप्त वसाएं जैसे कि तेल आदि का निर्माण होता है। संतृप्त वसाएं हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाती हैं, जिससे हृदय वायु का रोग की संभावना बढ़ जाती है। असंतृप्त वसीय अम्ल पोषक एवं रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। ओमेगा 3 वसीय अम्ल स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक हैं और यह मैकेरल तथा अन्य मछलियों के तेल, अलसी के बीजों से मिलता है, उनमें इनकी भरपूर मात्रा होती है। असंतृप्त वसीय अम्लों जैसे कि वनस्पति तेल
के हाइड्रोजनीकरण से हमें वनस्पति घी यानी डाल्डा घी मिलता है। इस क्रिया में उत्प्रेरक के रूप में निकल का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे सारों की क्रिया साधारण वसा से करने पर साबुन का निर्माण होता है और इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब तीसरा हमारा पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की वृद्धि, विकास में सहायक तथा चोटग्रस्त अंगों की मरम्मत करने में सहायता करता है। इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और कितनी ऊर्जा मिलती है, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ये सीधा फैक्ट है और यह हमें याद रखना है। इसके बाद इन प्रोटीनों का मुख्य स्रोत हो गया दालें। दालों में भी सर्वाधिक किसे सोयाबीन से प्राप्त होते हैं। अंडा और मछली से भी हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीनों की संरचनात्मक इकाई अमीनो अम्ल कहलाती है। ये अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़कर पेप्टाइड्स का निर्माण करते हैं तथा इन पेप्टाइड्स के आपस में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी समझने वाली बात है कि प्रोटीनों की संरचनात्मक इकाई अमीनो अम्ल है तथा ये अमीनो अम्ल बहुत सारी पेप्टाइड्स इकाइयों से मिलकर बनते हैं और बहुत सारी पेप्टाइड्स इकाइयां आपस में मिलकर पॉलीपेप्टाइड्स यानी इसी को हम कहते हैं प्रोटीन का निर्माण होता है। अब दो फैक्ट हैं जो सीधे सीधे हमें याद रखना है कि जंतुओं में या जंतु जगत में, याद रखने वाली बात है, जंतुओं में या जंतु जगत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, तो कोलेजन फैक्ट है और हमें याद रखना। इसके बाद है पादप में या संपूर्ण जगत में, पादप जगत बोल दो या हमारे संपूर्ण जगत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, रूबिस्का या रूबिस्को। ये दो फैक्ट है हमें याद रखने हैं। इसके बाद हो गया कुछ अमीनो अम्ल हैं, इनके प्रकार है, फिर इनके एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। जैसे अमीनो अम्ल, उदासीन अमीनो अम्लों के एग्जाम्पल देखेंगे, फिर अम्लीय अमीनो अम्लों के एग्जाम्पल देखेंगे, उदासीन अमीनो अम्लों के एग्जाम्पल देखेंगे, इसके बाद अम्लीय अमीनो अम्लों के एग्जाम्पल देखेंगे और क्षारीय अमीनो अम्लों के एग्जाम्पल देखेंगे। वो एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। जैसे उदासीन अमीनो अम्लों के एग्जाम्पल हो गए ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। आप इस एक बात को गौर करिए, इसमें उदासीन में इन पढ़ते हैं और बाकी सारे जो एग्जाम्पल है जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, इन सब में इन पढ़ते हैं और उदासीन में भी इन पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इनको याद किया और इनके पीछे लास्ट में इन पढ़ते आते हैं और ये जरूरी नहीं है कि सभी एग्जाम्पल इसी प्रकार के हो, बस मैंने याद रखने के लिए ये एक ट्रिक बनाया है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अम्लीय अमीनो अम्ल, इनके एग्जाम्पल जैसे एस्पार्टिक अम्ल और एस्पार्जिन अम्ल यानी ए, ग्लूटामाइन और ग्लूटामिक अमीनो अम्ल, ये भी अम्लीय अमीनो अम्लों के एग्जाम्पल है। मैंने याद करने के लिए एक ट्रिक बना दी, AAGG। सारे अमीनो अम्लों के एग्जाम्पल हो गए जैसे आर्जिनिन, लाइसिन। अब इसके बाद प्रोटीनों के प्रकार, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीनों के प्रकार हम संरचना के आधार पर प्रोटीन को पढ़ेंगे, कार्य के आधार पर प्रोटीन को पढ़ेंगे, संगठन के आधार पर प्रोटीनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोटीन की संरचना के आधार पर दो प्रकार से, एक रेशेदार प्रोटीन, एक गोलाकार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन के एग्जाम्पल जैसे कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन और मायोटिन प्रोटीन। इसके बाद गोलाकार प्रोटीन यानी संरचना के रूप में जो प्रोटीन गोल होती है जैसे हिस्टोन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कार्य के आधार पर प्रोटीन यानी जो प्रोटीन एंजाइम के रूप में कार्य करती है जैसे पेप्टिन और एमाइलेज। संरचना निर्माण में सहायक प्रोटीन, जो प्रोटीन किसी संरचना के निर्माण में सहायक होती हैं जैसे कोलेजन और केराटिन। कोलेजन से हमारी त्वचा निर्माण में सहायक है और केराटिन प्रोटीन हो गई हमारे नाखून व बालों के निर्माण में सहायक है। इसके बाद भोजन संग्रहण कार्य में है कौन सी, एल्बुमिन और गैलेक्टोमिक्स। संगठन के आधार पर प्रोटीन तीन प्रकार की, सरल प्रोटीन, संयोजित प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। इसके बाद आगे देखते हैं, हमारा चौथा पोषक तत्व हो गया विटामिन। विटामिन की खोज ल्यूनिन के द्वारा की गई थी। विटामिन की खोज ल्यूनिन या इसको बोल दो निकोलाइन ल्यून। और विटामिन शब्द हो गया फंक के द्वारा दिया गया था, 1912 में दिया गया था, या इसको बोल दो पूरा नाम कासिमीर फंक।
विटामिन सिद्धांत दिया था हॉपकिंस एवं फंक के द्वारा, यह फैक्ट है और हमें याद रखना। विटामिन सी हमारी उपापचय क्रियाओं को नियमित बनाए रखते हैं तथा इनसे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु विभिन्न रोगों से ये सुरक्षित रखते हैं। जल में विलय विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। इसको याद रखने के लिए मैंने अपने हिसाब बनाया, आप देख सकते हो। बी सी जल में घुलनशील, यानी विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। बी सी जल में घुलनशील, जल में सॉरी वसा में घुलनशील विटामिन, बाकी बचे वो वसा में घुलनशील हो गए, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसके बाद हम प्रत्येक विटामिन को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले विटामिन होगा विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, और इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं एंटी जीरोफ्थैलिक विटामिन। इनका प्रमुख कार्य नेत्रों में दृष्टि रंजक का विकास करता है तथा केरोटीन के जमाव को रोकता है। इनके कमी से होने वाले प्रमुख दो रोग हैं, इनको देख लेते हैं। जीरोफ्थैलीमिया रोग और दूसरा हो गया निक्टोलोमिया रोग, ये दो रोग हो गए। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत गाजर, पपीता, हरी सब्जियां हैं। अब पढ़ेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी का रासायनिक नाम, ये हमें याद रखना, विटामिन बी का रासायनिक नाम B1 है। B1 का रासायनिक नाम थायामीन। इनका प्रमुख कार्य कोशिका वृद्धि विकास में सहायक है, तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता में सहायक है, और यह बेरी बेरी रोग विटामिन की कमी से होता है। इनका स्रोत हो गया साबुत अनाज, अंकुरित अनाज और पत्तेदार सब्जियां। इसके बाद विटामिन B2, यह भी हमें याद रखना। विटामिन B2 का विटामिन B2 का रासायनिक नाम हो गया था राइबोफ्लेविन, ये भी हमें याद रखना, फैक्ट है। और इनके प्रमुख विटामिन B2 के जो प्रमुख स्रोत हैं वो दूध, दही, मक्खन, अंडे इत्यादि हैं। और इनकी कमी से होने वाले रोग होगा जैसे किलोसिस, जैसे ग्लोसाइटिक, जैसे किरेटाइटिस। ये किलोसिस क्या होते हैं? होठों के किनारे को फटना। ग्लोसाइटिक हो गया जीभ पर छाले होना। केरेटाइटिस हो गया गालों की त्वचा का फटना। और विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम नियासिन। इनकी कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा, ये भी हमें याद रखना, ये फैक्ट है और फैक्ट के रूप में पूछते हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथिनिक, ये भी फैक्ट है, याद रखना। और कार्य है इनका त्वचा या बालों की वृद्धि के लिए सहायक है। इनकी कमी से बालों का समय से पूर्व सफेद होना और झड़ना। इसके बाद विटामिन B6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम देख लेते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होगा पाइरिडोक्सिन। विटामिन B6 पाइरिडोक्सिन, इनका प्रमुख कार्य प्रोटीन उपापचय में सहायक हो गया। विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम होगा बायोटिन, या विटामिन B7 को विटामिन H भी बोलते हैं। मैंने अपने तरीके से विटामिन इसको याद रखने का तरीका होगा, B7 7 पर आता है, H होता है 8, तो 7 8, विटामिन H फॉर 8, और विटामिन B7 को विटामिन H कहते हैं, 7 से 8। इसके बाद हो गया विटामिन 9, विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम हो गया, विटामिन B9 का रासायनिक नाम हो गया फोलोसिन, या फोलोसिन, ये फोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन B12 है, इसका रासायनिक नाम होगा साइनोकोबाल में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फैक्ट। इसमें कोबाल्ट नामक तत्व होता है, इनकी कमी से घातक एनीमिया होता है। इसके बाद होता है विटामिन सी। विटामिन सी को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इसको एंटी स्कर्वी विटामिन भी कहते हैं। इनका प्रमुख कार्य दांतों में मसूड़ों की वृद्धि में सहायक है, और इनकी कमी से होने वाला रोग हो गया स्कर्वी, यानी मसूड़ों से खून आना, ये इनका प्रमुख रोग हो गया। इसके बाद विटामिन डी, इनका रासायनिक नाम याद रखना है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी जिसको कैल्सीफेरोल कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम हो गया। इसको दूसरे विटामिन डी को हम एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। ये सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, सनशाइन से। ये हमारी आंतों में कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाकर अस्थियों को मजबूत बनाने में सहायक है। इनकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है तथा ऑस्टियोमेलेसिस रोग, ये वयस्कों में होने वाला रोग है विटामिन डी की कमी से। इसके बाद पढ़ते हैं विटामिन ई। विटामिन ई हो गया, ये आरबीसी के विकास में सहायक है, डीएनए संश्लेषण में सहायक है, और युग्मकों के निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से नपुंसकता और बांझपन होता है। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम नेप्थाक्विनोन और फिलोक्विनोन है।
यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में ये विटामिन के सहायक है। प्रोथ्रोम्बिन चोटग्रस्त स्थान पर रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। इसके बाद हमारा पांचवा पोषक तत्व आता है खनिज लवण। खनिज लवण भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो दीर्घ या गुरु पोषक तत्व है जिसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और सूक्ष्म लघु पोषक जिसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, यानी जिसको हमारे शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों से थोड़ी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उसको दीर्घ पोषक तत्व बोलते हैं, जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और क्लोराइड। ये इनके एग्जाम्पल है जिनको हम दीर्घ या लघु या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। सूक्ष्म लघु पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर को बहुत कम आवश्यकता होती है, जैसे लोहा, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, कोबाल्ट, क्रोमियम क्रोमियम मोलिब्डेन और फ्लोरीन। इसके बाद आयरन होता है, ये हमारे हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है, और मैग्नीज ये जननांग तथा स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायक है। इसके बाद आज की हमारे इस क्लास का द्वितीय टॉपिक हो गया मानव स्वास्थ्य, यानी मानव रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव रोग दो प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात रोग हो गया, एक उपार्जित रोग हो गया। जन्मजात रोग भी दो प्रकार के, एक गुणसूत्रीय विकार और एक मेंडलिक विकार। गुणसूत्रीय विकार में जैसे हमारे जीनों की संख्या में परिवर्तन होते हैं, और मेंडेलियन विकार जिसको हम आनुवांशिक रोग भी बोलते हैं, ये जीन की संरचना में परिवर्तन से होता है। गुणसूत्रीय विकार जो संख्या में परिवर्तन, जैसे संख्या तो संख्या बढ़ जाती है गुणसूत्रों की, या संख्या घट जाती है, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये हमारे गुणसूत्रीय विकार है, जिससे हमारे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से ये रोग होते हैं। मेंडलीय विकार हमारे जीन की संरचना में परिवर्तन से होते हैं, जिसे इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, हीमोफीलिया और वर्णांधता। उपार्जित रोग भी हमारे दो प्रकार के हैं, एक संक्रमण रोग होते हैं, एक असंक्रमण रोग होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं क्या होते हैं, जैसे रोग कारक क्या है, रोग वाहक क्या होते हैं, आशय क्या होता है, ग्रेसन, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रोग वाहक क्या होते हैं, रोग वाहक जो रोग को उत्पन्न करते हैं वो रोग वाहक कहलाते हैं, जैसे मलेरिया का रोग वाहक हो गया प्लाज्मोडियम। इसके बाद रोग कारक होगा जो रोग को उत्पन्न करता है, उसको रोग कारक बोलते हैं। मलेरिया का रोग कारक हो गया प्लाज्मोडियम। रोग वाहक होते हैं जो रोग कारक को आवास देते हैं, उनका पोषण करते हैं, उनमें सहायक होते हैं, जैसे मलेरिया रोग के लिए मादा एनाफिलीज मच्छर रोग वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद वाहक और आशय, वाहक रोग कारक का स्थानांतरण में सहायक करता है, एक स्थान से दूसरे स्थानांतरण में सहायक करने वालों को वाहक कहते हैं, जैसे हैजा के लिए ये मक्खी हो गई। आशय हो गया रोग कारक, इनके शरीर में पाया जाता है लेकिन खुद अप्रभावित रहता है, जैसे प्लेग रोग है, प्लेग रोग में रोग कारक तो हो गया पेस्ट वो पिस्सू, और इसका आशय हो गया चूहा, चूहा के शरीर में पाया जाता है लेकिन चूहा खुद अप्रभावित रहता है। ग्रेसन इंटरफेस एंटीबॉडी ये क्या होती है, वह बाहरी पदार्थ जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर दे, एंटीजन कहलाते हैं, जैसे धूलकण, बैक्टीरिया, वायरस। एंटीबॉडी, एंटीजन के हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होकर एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। प्रमुख रोग, जैसे प्रमुख रोग किस किस से हमारे शरीर में रोग होते हैं, एक तो बैक्टीरिया या जीवाणु से हमारे होने वाले रोग है, एक वायरस या इसको बोलते हैं विषाणु से होने वाले रोग हो गया, एक प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग हो गया, एक निमोटाइड्स या कृमि जनित रोग, इनसे हमारे शरीर में रोग होते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी है बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग। इनमें पहला प्रमुख रोग हो गया टीबी। टीबी के बारे में पढ़ेंगे। टीबी को हम क्षय रोग भी बोलते हैं, तपेदिक रोग भी बोलते हैं, इसको यक्ष्मा रोग भी बोलते हैं। इनका प्रमुख रोग कारक कौन सा हो गया, ये फैक्ट के रूप में हमें याद रखना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये इसका रोग कारक है, ये हमें याद रखना है। अब टीबी के लिए संक्रमण होता है, रोगी व्यक्ति से होता है, ये दूषित जल से होता है और दूषित भोजन से होता है। इनसे सर्वाधिक प्रभावित अंग फेफड़ा या लंग्स है। इसके बाद हो गया टीबी के लिए उपचार हो गया एमडीआर थेरेपी या डॉट्स पद्धति। एमडीआर की फुल फॉर्म हो गई, डॉट्स की फुल फॉर्म डीओटीएस, डॉट्स की फुल फॉर्म हो गया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, और एमडीआर इसकी फुल फॉर्म हो गई मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस। इसके बाद सस्य रोग टीबी के लिए जो टीका होता है वैक्सीन, इसका नाम है बीसीजी टीका। ये फैक्ट है, हमें याद रखना है। इसके बाद इसके लिए जो टेस्ट होता है टीबी या
क्षय रोग के लिए जो टेस्ट होता है उसको ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट या मैनटॉक्स टेस्ट बोलते हैं। ये भी हमें फैक्ट के रूप में याद रखना। इसके बाद हो गया टाइफाइड रोग या आंत्रशोथ या स्लो फीवर, इसको मियादी बुखार बोलते हैं, इसको मोतीजरा रोग भी बोलते हैं। टाइफाइड को मियादी बुखार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक मियाद के बाद ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है बुखार। इसके बाद टाइफाइड रोग का प्रमुख जो रोग कारक है उसको बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। ये फैक्ट हमें याद रखना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है अब, टाइफाइड रोग का परीक्षण। टाइफाइड रोग का परीक्षण उसको क्या कहते हैं? विडाल टेस्ट। टाइफाइड का परीक्षण विडाल टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विडाल टेस्ट किस रोग के परीक्षण के लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। इसके बाद इसका जो वैक्सीन है, टीका है, उसको टीएवी वैक्सीन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रोग है हैजा। हैजा को हम कोलेरा या विसूचिका रोग भी बोलते हैं। इसका रोग कारक हो गया विब्रियो कोलेरी। फैक्ट के रूप में याद रखना, ये विब्रियो कोलेरी कोमा के आकृति का बैक्टीरिया है। इसका वाहक हो गई घरेलू मक्खी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बोटुलिज्म। बोटुलिज्म इसका रोग कारक हो गया क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम हो गया। और इनका संक्रमण होता है बंद डिब्बे वाले जो भोजन होते हैं, डिब्बे वाले भोजन या बंद डिब्बे वाले भोजन, इनके करने से बोटुलिज्म होता है। और इनका परिणाम होता है लास्ट तक उल्टी दस्त और फिर मृत्यु। इसके बाद दो रोग साथ में पढ़ेंगे, एक गोनेरिया रोग हो गया, एक सिफिलिस रोग हो गया। गोनेरिया रोग के रोग कारक हो गया गोनोरिया रोग के रोग कारक नेसेरिया गोनोराई, ये फैक्ट के रूप में याद रखना। और सिफिलिस का हो गया ट्रैपिनोमिया पैलिडम। ये दो फैक्ट है। ये भी संक्रमित के साथ असुरक्षित यौन संबंध से गोनेरिया होता है, और ये भी संक्रमित के साथ असुरक्षित यौन संबंध से होता है। इनके लक्षण हो गए जननांगों में संक्रमण, सूजन व घाव और मूत्र करते समय जलन और बंध्यता, इनके प्रमुख जो लक्षण है। इसके बाद डिप्थीरिया, हम तीन रोग एक साथ पढ़ेंगे, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। डिप्थीरिया को दूसरा नाम है गलघोंटू रोग भी कहते हैं। डिप्थीरिया को गलघोंटू रोग भी कहते हैं। इसके बाद डिप्थीरिया के जो रोग कारक है इसको बोलते हैं कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद संक्रमण रोगी के संक्रमण से आने से और उनके वस्तुओं से। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया इसका टेस्ट, इसको सिंक टेस्ट बोलते हैं। और इसकी जो वैक्सीन होती है, टीका होती है, उसको डीपीटी वैक्सीन से इनका ठीक होता है। डिप्थीरिया रोग, डिप्थीरिया डीपीटी वैक्सीन, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस और टी फॉर टिटनस। तीनों के लिए एक ही प्रकार का वैक्सीन हो गया डीपीटी, और हमें इसी प्रकार से याद रखना डीपीटी को। पर्ट्यूसिस, इस रोग को काली खांसी भी बोलते हैं, इसको 100 डेज कप भी बोलते हैं, इसको कुकर खांसी भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका रोग कारक हो गया बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, और इसका वैक्सीन या टीका हो गया डीपीटी। पर्ट्यूसिस का भी डीपीटी है और इसका भी डीपीटी है। इसके बाद टिटनस रोग हो गया, जिसको जो लोग भी बोलते हैं, इसका रोग कारक हो गया क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई। ये भी हमें याद रखना फैक्ट के रूप में। इसके बाद हो गया टिटनस का वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन कहलाता है। इसके बाद हो गया कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग का, इसको कुष्ठ रोग को बोलते हैं लेप्रोसी रोग या हैंसेन का रोग बोलते हैं। इसका हो गया माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। इसके बाद प्लेग रोग हो गया, इसको काली मौत भी कहते हैं। प्लेग रोग का रोग कारक हो गया येरसिनिया पेस्टिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, इसका रोग कारक हो गया पिसू, या इसको बोलते हैं ओरिएंटलिस रेड फ्लाई। और आसे हो गया चूहा, जो खुद अप्रभावित रहता है। इसके बाद भारत में 1994 में सूरत में प्लेग फैला। इसके नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया रोग का जो रोग कारक होता है इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। लक्षण सर्दी जुकाम तेज होता, सांस लेने में कठिनाई होती है। अब सारे के सारे जो जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग होते हैं उनको एक साथ याद कर लेते हैं ताकि परीक्षाओं में कंफ्यूजन नहीं हो। परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होने वाला नहीं है या विषाणु से होने वाला नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हमें इन सारे जो जो रोग जीवाणु कारक रोग हैं इनको एक साथ हमें याद करने हैं। तो मैंने अपने तरीका जैसे याद करने के लिए बनाया, जैसे टाई, टीबी, बोटुलिज्म, हैजा, डीपीटी, कुष्ठ प्लेग, निमोनिया, गोनेरिया, सिफिलिस। फिर बस इस प्रकार से इसको 2 3 4 5 बार बोलेंगे तो हमें ये इस तरह याद हो जाएगा।
टाई, टीबी, बोटुलिज्म, हैजा, डीपीटी, प्लेग, कुष्ठ, निमोनिया, गोनेरिया, सिफिलिस। इस प्रकार से 3-4 बार इसको एक साथ दोहराएंगे तो ये याद हो जाए। टाई फॉर टाइफाइड, टीबी, बोटुलिज्म, हैजा, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस, टी फॉर टिटनस। कुष्ठ, प्लेग, निमोनिया, गोनेरिया और सिफिलिस दोनों हो गए। इसके बाद होगा वायरस या विषाणु से होने वाले प्रमुख रोग। सबसे पहले होता है पोलियो। पोलियो रोग हो गया, पोलियो का रोग कारक हो गया पोलियो वायरस या इसको बोलते हैं एंटीरो वायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लक्षण हो गए, आंतों में संक्रमण होता, वायरस रक्त से होता हुआ अस्थि मज्जा में संक्रमण करता है और तंत्रिका तंत्र और पेशीय तंत्र ये प्रभावित होते हैं और इससे स्थायी अपंगता भी आती है। पोलियो वैक्सीन, जिसको 2 प्रकार से पोलियो वैक्सीन देते हैं, एक तो आईपीवी, एक ओपीवी। आईपीवी की फुल फॉर्म हो गया इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन, जिसकी खोज साल्क ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसकी खोज साबिन नामक शल्य चिकित्सक ने की थी। ये फैक्ट के रूप में हमें याद रखना है। इसके बाद 2 रोग है तो जिनको हम एक साथ पढ़ेंगे। छोटी माता रोग, जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, बड़ी माता रोग, जिसको हम चेचक या स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। सबसे पहले छोटी माता या चिकन पॉक्स का जो रोग कारक है इसको बोलते हैं वेरिसेला वायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिसेला वायरस फैक्ट के रूप में याद रखना। इसके बाद बड़ी माता या इसको स्मॉल पॉक्स, इसका जो रोग कारक है इसको बोलते हैं वेरियोला। इसको वेरिसेला, इसको वेरियोला, ये भी फैक्ट के रूप में हमें याद रखना। और इसके जो छोटी माता के जो लक्षण है चिकन पॉक्स के, पूरे शरीर में संक्रमित तरल से भरे दाने उबर जाते हैं। और बड़ी माता जिसको चेचक या स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, इनके दाग त्वचा पर गड्ढे के रूप में हमेशा के लिए रह जाते हैं, यानी स्थायी दाग रह जाते हैं गड्ढे पर। इसके बाद 3 रोग एक साथ पढ़ेंगे जिसको याद करने के लिए MMR। मम्स, एम फॉर मम्स, एम फॉर मिजल्स और आर फॉर रूबेला। मम्स, मिजल्स एंड खसरा और रूबेला एंड जर्मन खसरा। इनके जो कौन कौन से रोग कारक हैं वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मम्स किससे होता है? पैरामिक्सो वायरस से। मिजल्स या खसरा होता है रूबियोला वायरस से। इसके बाद रूबेला होता है रूबेला वायरस से। मम्स हो गया, इसको गलसुआ बोलते हैं या कंठमाला रोग भी बोलते हैं हिंदी में। ये मिजल्स होता है खसरा, इससे लिम्फ ग्रंथियां में सूजन आती है। इन तीनों के लिए एक ही प्रकार की वैक्सीन है, इसको बोलते हैं MMR, इसीलिए तीनों को हमने एक साथ पढ़ा। इसके बाद वायरस से होने वाले प्रमुख रोगों में डेंगू। डेंगू का जो रोग कारक है वो याद रख लो, बार बार परीक्षा में पूछते हैं, राइबोफ्लेवी वायरस। डेंगू किससे होता है? कौन से वायरस से होता है? राइबोफ्लेवी वायरस से। इसका रोग कारक वो रोग वाहक हो गई, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में पूछते हैं। डेंगू का रोग वाहक हो गए एडिज इजिप्टाई मच्छर। इसको याद रखने का मैंने जो तरीका है वो ऐसे क्या, डेंगू में डी आता और एडीज में डी आता, तो एडीज में डी है, डेंगू में डी है, इसी प्रकार से मैंने याद रखा इसको। इन्फ्लुएंजा या फ्लू रोग होगा, इसका रोग कारक हो गया ऑर्थोमिक्स वायरस। इसके बाद स्वाइन फ्लू, जिसका वायरस है जूनेटिक वायरस H1N1 के 2। इसकी दवा हो गई टेमू, इसकी जो दवा है इसको कहते हैं टेमीफ्लू या ओसिल्टेमिविर, ये ऐसे याद रख सकते हो ये फैक्ट के रूप में। इसके बाद वायरस से होने वाले प्रमुख रोगों में एड्स। एड्स की फुल फॉर्म पूछते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स के रोग कारक HIV होता है। HIV की फुल फॉर्म होगा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, ये इनका फुल फॉर्म। HIV की फुल फॉर्म हो गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में हो गया, एड्स का जो टेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एलिजा टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया एलिजा टेस्ट। एड्स का प्रमुख परीक्षण या टेस्ट है उसको एलिजा टेस्ट बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें याद रखना है। इसके बाद वायरस से होने वाले प्रमुख रोगों में हेपेटाइटिस या यकृत या शोथ, इसको बोलते हैं। इसका प्रमुख रोग कारक हो गया हेपेटाइटिस वायरस। ये हेपेटाइटिस वायरस है, इसे ABCE प्रकार के कैटेगरी होता है। हेपेटाइटिस या यकृत शोथ, इसका लक्षण होता है यकृत में संक्रमण आ जाती है, सूजन आ जाती है, पीलिया के समान प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं। जिका रोग है, जिसका वायरस है जिका वायरस या इसको फ्लेवी वायरस बोलते हैं। इसकी रोग वाहक हो गई एडिज मच्छर। 2016 में रियो ओलंपिक खेल के दौरान ये रोग फैला था।
इसके बाद निपा रोग हो गया, इसका रोग कारक निपा वायरस हो गए। इसका आशय फल चमगादड़ है। पूछ लेते हैं निपा वायरस, निपा रोग का आशय हो गया फल चमगादड़। इबोला रोग है जिसका रोग कारक इबोला वायरस हो गया। तो ये दक्षिण अफ्रीका से, इबोला दक्षिण अफ्रीका का एक स्थान है, वहां से ये रोग फैला था और इसका आशय भी चमगादड़ है। कोविड 19 हो गया रोग कारक सार्स कोरोना वायरस या SARS सार्स कोविड 2। इसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोगों का अध्ययन करेंगे। प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोगों में सबसे पहले हो गया मलेरिया। मलेरिया का जो रोग कारक है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, इस प्लाज्मोडियम के भी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे वाइवेक्स, मलेरी, ओवेल और फैल्सीफेरल। सबसे घातक प्लाज्मोडियम है तो सबसे घातक प्लाज्मोडियम हो गया फैल्सीफेरल। ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं, फैक्ट के रूप में हमें याद रखना। सबसे घातक प्लाज्मोडियम कौन सा है? फैल्सीफेरल। मलेरिया रोग का उपचार कुनैन सल्फेट या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये दो मलेरिया रोग के उपचार के लिए दवाइयां हैं। सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से कुनैन सल्फेट नामक दवाई बनती है। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो हमें ये फैक्ट के रूप में याद रखना। इसके बाद हो गए अमीबिया पेचिस। इस रोग के रोग कारक हो गया एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अमीबिया रोग। इसका जो रोग कारक है इसको बोलते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। काला अजार रोग है जिसको ब्लैक फीवर बोलते हैं या इसको लिस्मानियाई रोग बोलते हैं। इसका रोग कारक होगा लिस्मानियाई डोनोवानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इफेक्ट के रूप में हमें याद रखना है काला अजार रोग। काला अजार रोग या लिस्मानिया या ब्लैक फीवर, इसका रोग वाक होगा लिस्मानिया डोनोवानी। इसका रोग वाक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेत मक्खी या सैंड फ्लाई। इसके बाद निद्रा रोग हो गई, इसका दूसरा नाम हो गया अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस। इस रोग के रोग कारक हो गया ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस। इसका रोग वाक सीसी मक्खी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और फैक्ट के रूप में हमें ये बात भी याद रखनी है कि निद्रा रोग की रोग वाक सीसी मक्खी है। पायरिया रोग, पायरिया को बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस। इस रोग का रोग कारक हो गया एंट एमीबा जिंजीवैलिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखते हैं इससे होने वाले, जो प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, इनको एक साथ कैसे मैंने याद किया। मैंने अपनी ट्रिक है, जैसे मैं इसको याद रखता हूँ मलेरिया, जिसमें तो रिदम साथ साथ मलेरिया पायरिया अमीबिया, इसमें ईया प्रत्यय आते हैं। मलेरिया पायरिया अमीबिया काली निद्रा, ये सारे के सारे 5 रोग हैं जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। इनको मैंने अपना तरीका, इससे मैं याद कैसे करता हूँ, मलेरिया पायरिया अमीबिया काली निद्रा। मलेरिया रोग हो गया, पायरिया रोग हो गया, अमीबिया रोग हो गया, अमीबिया में कौन सा हो गया, अमीबिया पेचिस हो गया, काली निद्रा हो गई या काली अजार हो गई, काला अजार रोग हो गया और निद्रा निद्रा रोग हो गया। इस प्रकार से मैंने इसको याद किया। इसके बाद लास्ट आता है कर्मी जनित या निमोटाइड्स के प्रकार के रोग कौन कौन से हैं। सबसे पहला हो गया एस्केरिस रोग। एस्केरिस रोग का रोग कारक हो गया एस्केरिस। दूसरा होता है कर्मी जनित रोगों में हाथी पांव, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, इनको एक बार देख लेते हैं कौन कौन से नाम है। फील पांव या सलीपद कहते हैं या फाइलेरिया रोग कहते हैं या एलिफेंटियासिस बोलते हैं। इस रोग का रोग कारक हो गया वाउचेरिया या वुचेरिया बैंक्रोप्टाई। इसका प्रमुख रोग वाहक हो गए एडिज या क्यूलेक्स मच्छर। इसका लक्षण हो गया लसिका ग्रंथियों में संक्रमण और सूजन। इसके बाद कृमि जनित रोगों में टीनियासिस रोग है। टीनियासिस रोग का प्रमुख रोग कारक टीनिया सोलियम है। इसका संक्रमण होता है पोर्क खाने से। पोर्क मतलब सूअर के मांस को पोर्क कहते हैं, या सूअर के कच्चे मांस को खाने से ये टीनियासिस रोग होता है। नारू रोग हो गया जिसको बोलते हैं ड्रैकनफ्लोसिस। इस रोग का रोग कारक हो गया ड्रैकनफ्लोसिस मैंडिनेसिस। ये फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। इसके बाद कृमि जनित रोगों को एक साथ याद रखने के लिए मेरी अपनी ट्रिक है, टीन एजेस का नरू हाथी जैसा एस करता है। टीन एज का नरू हाथी जैसा एस करता है। टीनेजिस और टीनेजिस रोग, टीनेसिस रोग हो गया, नरू फोर हो गया, नारू रोग हो गया, हाथी फोर हो गया, ये हाथी पांव रोग हो गया, एस्केरियस और एस्केरिया रोग हो गया। इसके बाद मनुष्य में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग हो गया गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन, और आनुवांशिक रोगों में सबसे पहले गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन वाले रोग और गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन वाले रोग। गुणसूत्रों में भी
गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। अब गुणसूत्र में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक तो लिंग गुणसूत्र होता है, एक अलिंग या उसको कायिक गुणसूत्र भी बोलते हैं। लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन वाले रोग कौन कौन से हो गए? जैसे हो गए क्लाइफैक्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जेकब सिंड्रोम, मेटा फीमेल सिंड्रोम। अलिंगीय गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन वाले हो गया डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। इसके बाद हो गया गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन वाले रोग हो गया हीमोफीलिया, वर्ण अंधता। इसके बाद हो गया फेनाइटिक यूरिया, गैलेक्टोसीमिया, मार्फन सिंड्रोम, क्राई डू चैट और थैलेसीमिया। हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हो गया गुणसूत्रों की सामान्य संख्या 46 होती है। अब इसको देखते हैं वापिस एक बार। गुणसूत्रों की सामान्य संख्या 46 होती है। अगर गुणसूत्रों की एक तो अधिकता या एक गुणसूत्रों की कमी, इनको हम साइंस की टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? जैसे गुणसूत्रों की अगर एक गुणसूत्र की अधिकता है तो उसको बोलेंगे ट्राइसोमी। इन चीजों को याद रखना है और इसी सीधे इसी जो भाषा होते हैं इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे। अगर हमारे गुणसूत्रों में दो गुणसूत्रों की अधिकता, इसको बोलते हैं टेट्रासोमी। इनको याद रखना है। एक गुणसूत्र की अधिकता ट्राइसोमी, दो गुणसूत्र की अधिकता टेट्रासोमी। एक गुणसूत्र की कमी, इसको बोलते हैं मोनोसोमी। दो गुणसूत्र की कमी, इसको बोलते हैं नलीसोमी। यह हमें याद रखना है। आगे देखेंगे इनके जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहले लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, इनके कौन कौन से एग्जाम्पल है? जैसे सबसे पहले हो गया क्लाइनफैक्टर सिंड्रोम। सामान्य मनुष्य में 44 एक्स एक्स या एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, लेकिन क्लाइनफैक्टर सिंड्रोम में एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता है, जिसमें एक्स वाई, जिसकी महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता होगी, यानी इसको साइंस की भाषा में बोलेंगे एक्स गुणसूत्र की ट्राइसोमी। एक गुणसूत्र की अधिकता, इसलिए इसको बोलेंगे एक्स गुणसूत्र की ट्राइसोमी। क्लाइनफैक्टर सिंड्रोम हो गया एक्स 44 प्लस एक्स वाई होता है, जिसमें एक एक्स की अधिकता होती, इसको हम बोलेंगे एक्स गुणसूत्र की ट्राइसोमी। इससे होता है नर में मादा के लक्षण, एक्स वाई मतलब नर हो गया और इसमें एक एक्स जुड़ने से नर में मादा जैसे लक्षण। इसके बाद टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। इस 44 प्लस एक्स वाई या एक्स एक्स होता है, इसमें इस ओ का मतलब ओमिशन होता है। ओमिशन का मतलब इसमें कोई भी प्रकार एक गुणसूत्र की कमी, और एक गुणसूत्र की कमी को बोलेंगे मोनोसोमी। यानी वाई गुणसूत्र की कमी या एक्स गुणसूत्र की कमी मोनोसोमी, यानी मादा में लैंगिक लक्षण नहीं होते हैं। इसके बाद होगा जैकब्स सिंड्रोम। 44 प्लस एक्स वाई होता है, लेकिन इसमें वाई की अधिकता होगी जैकब में। वाई गुणसूत्र की एक अधिकता, यानी वाई गुणसूत्र की अधिकता को बोलेंगे ट्राइसोमी। ट्राइसोमी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होने वाला रोग हो गया जैकब सिंड्रोम। इससे होता है व्यक्ति क्रूर व्यक्तित्व वाला दिखता है, यानी व्यक्ति है जिसमें एक वाई गुणसूत्र की अधिकता हो गया, जिसका शरीर विकाल या विशाल का शरीर होता है और उनके शरीर पर घने बाल होते हैं, इस प्रकार के लक्षण होते हैं और व्यक्ति क्रूर व्यक्ति होता है। इसके बाद मेटा फीमेल या फिर सुपर फीमेल, इसमें 44 प्लस एक्स होता है, लेकिन इसमें एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता होगी। एक्स गुणसूत्र की अधिकता यानी एक गुणसूत्र की अधिकता को हम ट्राइसोमी बोलते हैं। तो एक्स गुणसूत्र की अधिकता मेटा फीमेल, इस प्रकार के, ये हमें ऐसे याद रखना है। अब हो गया अलैंगिक गुणसूत्र या फिर कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन वाले, यानी दो तो ये अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, वो लिंगी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन है। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम हो गया 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। आप समझ सकते हो 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी, उसको डाउन सिंड्रोम। सबसे पहले इनकी संख्या याद रखनी। डाउन सिंड्रोम 21 में, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र पर और पटाउ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र पर। सबसे पहले इनको याद रखते हैं। कैसे याद रखेंगे? 13 को पटाउ, एडवर्ड में 18 शब्द आता है, एडवर्ड 18। इसके बाद डाउन हो गया 21, 21 से डाउन। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, यानी 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की डबल या एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है 21वें गुणसूत्र पर। इसके बाद एडवर्ड में, एडवर्ड 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, इसमें भी एक अधिक, 13वें गुणसूत्र में भी एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है। इसके बाद गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन
या अलिंग या कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। संख्या में परिवर्तन होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले हो गया लिंग गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। लिंग गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन कौन कौन से रोग, सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, वर्ण अंधता। वर्ण प्लस अंधता इक्वल टू वर्णांधता। ये एक्स गुणसूत्र की विकृत जन्य के कारण होता है ये रोग। एक्स गुणसूत्र के विकृत होने के कारण ये रोग होता है। 44 प्लस एक्स वाई, अगर ये वाई गुणसूत्र अगर प्रभावित है, विकृत है, तो ये एक्स वाई नर होता है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट हमें याद रखना, 44 प्लस एक्स एक्स यानी वो महिला है या वो मादा है, 44 प्लस एक्स वाई वो नर है। तो 44 प्लस एक्स वाई अगर इसका एक्स गुणसूत्र विकृत है तो वो नर वर्णांध है। 44 प्लस एक्स एक्स में एक एक्स अगर मान लो विकृत है तो वो मादा वाहक के होगी, ना कि वो इस वर्णांध रोगी नहीं होगी, वो सिर्फ वाहक होगी। लेकिन 44 प्लस एक्स एक्स वो दोनों एक्स अगर विकृत है तो वो मादा वर्णांध मादा होगी। इस फैक्ट को भी हमें याद रखना है। और वर्णांध रोग होता क्या है, इस प्रकार के जो रोगी होते हैं इसमें लाल व हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाते हैं। अब एक प्रश्न के रूप में है जिनको हम वर्णांध रोग को पूरा डिटेल से समझेंगे। हमारा प्रश्न है कि एक वर्णांध नर का विवाह अगर एक वाहक स्त्री से होता है तो संतानों में के रोगी, वाहक और सामान्य बच्चों की प्रतिशत क्या होगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं। प्रश्न है हमारा एक वर्णांध नर यानी 44 प्लस एक्स वाई जिसमें एक्स हो गया विकृत, वाहक स्त्री यानी 44 प्लस एक्स एक्स में एक एक्स हो गया विकृत। इन दोनों की अगर शादी हो जाए, विवाह हो जाए, इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में उनका प्रतिशत देखना है, कितने प्रतिशत बच्चे रोगी होंगे, कितने प्रतिशत बच्चे उस वर्णांध रोग के वाहक होंगे और कितने प्रतिशत बच्चे सामान्य होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इनका जो हल है वो किस प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले हो गया वर्णांध नर का हो गया एक्स और वाई जिसमें एक्स विकृत है, वाहक स्त्री जिसमें एक्स एक्स में एक एक्स विकृत है। इनको अलग अलग क्रॉस करवाते हैं इनको। तो सबसे पहले ये आप देख लेते, तो सबसे पहले एक्स एक्स जिसमें दोनों एक्स विकृत है, इसमें एक्स एक्स होगा जिसमें एक एक्स विकृत है, इसमें एक्स वाई में एक एक्स विकृत है और इसमें एक्स वाई में कोई भी विकृत नहीं है। एक्स एक्स पुत्री हो गई, एक्स एक्स पुत्री हो गई, एक्स वाई पुत्र हो गया और एक्स वाई पुत्र हो गया। तो सबसे पहले एक्स एक्स दोनों विकृत है, वो हो गई वर्णांध बेटी। इसके बाद हो गया एक्स दो है, इनमें एक एक्स ही विकृत है तो वो बेटी है, वो वाहक होगी। एक्स वाई में वो एक ही एक्स है और वो भी वर्णांध है, वो भी विकृत है तो वर्णांध बेटा होगा। एक एक्स वाई है जिसमें वो एक्स पर कोई भी विकृति नहीं है तो सामान्य बेटा होगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले कितने प्रतिशत रोगी है। तो रोगी एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो कितने 50%, 50% हो गए रोगी। सिर्फ वाक यही है तो 25% हो गया वाक और ये सामान्य है तो 25% सामान्य, टोटल 100% हो जाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको और ये वर्णांध वाला आपको समझ में आ गया होगा। इशियारा कार्ड के द्वारा वर्णांध रोग की पहचान की जाती है, ये फैक्ट है और हमें याद रखना। इशियारा कार्ड पद्धति किस रोग के लिए, वर्णांध रोग के लिए। और वर्णांध रोग को डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है, जिसमें रंगों में विभेदन नहीं कर पाना डाल्टोनिज्म कहलाता है। हीमोफीलिया या इसको साई रोग बोलते हैं, ब्रिटेन की रानी को हुआ, सबसे पहले इसमें रोग हुआ था इसलिए इसको साई रोग कहते हैं। साई रोग में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, कुछ रक्त इसके अंदर यानी ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण ये हीमोफीलिया रोग होता है। जैसे कारक 9, कारक 11, कारक 8, कारक 9, कारक 11 इनकी उपस्थिति। कारक 8 अगर अनुपस्थित है तो हीमोफीलिया ए, कारक 9 अनुपस्थित है तो हीमोफीलिया बी, कारक 11 अगर अनुपस्थित है तो हीमोफीलिया सी होता है। इसमें भी वो सेम वाली चीजें होगी। सामान्य नर होगा एक्स एक्स, रोगी नर होगा एक्स वाई में वो एक्स विकृत होगा। सामान्य मादा एक्स एक्स होगी,
वाहक मादा दोनों एक्सों में से एक एक्स विकृत होगा और रोगी मादा जिसमें दोनों एक्स विकृत होंगे। अलिंगी गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, वो सबसे पहले हमने दो देखे, वो लिंगी गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन वाले रोग थे। ये अलिंगी गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन वाले रोग है। सबसे पहले हो गया क्राइटूचेट, ये 5 गुणसूत्र के विकृत होने पर रोग होता है और इसमें बच्चे रोते समय बिल्ली की आवाज के समान उसकी आवाज निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्राइटूचेट 5 गुणसूत्र का विकृत होना, रोते समय बच्चे बिल्ली के जैसे आवाज में रोते हैं। इसके बाद हो गया एल्केप्टोन्यूरिया, ये 7वें गुणसूत्र विकृत होते हैं और ऐसे रोगी में रोगी के मूत्र में होमोजेंटिसिक अम्ल की उपस्थिति होती है जिससे रोग मूत्र काला गाढ़ा होता है। इसके बाद सिकल सेल एनीमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिकल सेल एनीमिया में 11वें गुणसूत्र की विकृति आने से आरबीसी का आकार हाशिए के समान हो जाता है। ये भी कई बार पूछते हैं। हीमोग्लोबिन के निर्माण के दौरान अमीनो अम्लों की बीटा श्रृंखला में 6वें स्थान पर आने वाले ग्लूमेटिक अमीनो अम्ल की जगह वेलिन अमीनो अम्ल आ जाता है जिससे हीमोग्लोबिन के अणु में बहुलकीकरण होता है, जिससे O2 की परिवहन क्षमता कमी हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया के रोगियों में मलेरिया रोग के प्रति प्रतिरोधकता पाई जाती है। इसके बाद हो गया थैलेसीमिया रोग, जिसको कुली एनीमिया बोलते हैं। थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया 11 गुणसूत्र में विकृति और अल्फा थैलेसीमिया में 16वें गुणसूत्र में विकृति। गैलेक्टोसीमिया, दूध व दही से निर्मित पदार्थों से एलर्जी होती है, इसको गैलेक्टोसीमिया बोलते हैं। पीटीसी अस्वादक, पीटीसी का मतलब होगा फिनाइल थायोकार्बोमाइड, स्वाद का पता नहीं चलता। इसके बाद कैंसर हो गया ल्यूकेमिया, इसके बाद मेलानोमा, सार्कोमा और लिम्फोमा। ल्यूकेमिया हो गया रक्त कैंसर, मेलानोमा या कार्सिनोमा त्वचा का कैंसर, सार्कोमा आंतरिक अंगों का कैंसर, लिम्फोमा लिम्फ ग्रंथियों का कैंसर। प्रदूषित जनित रोग, आर्सेनिक के प्रदूषण से रोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा याद रखना, ये फैक्ट के रूप में पूछते हैं। आर्सेनिक की कमी से या प्रदूषण से होने वाला रोग हो गया ब्लैक फुट रोग। कैडमियम की कमी या प्रदूषण से होने वाले रोग इटाई इटाई इटाई, इसको याद रखने का तरीका होगा कैडमियम की ईंटें। नाइट्रेट रोग हो गया ब्लू, नाइट्रेट की कमी या प्रदूषण से होने वाला रोग हो गया ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसके बाद फ्लोराइड की कमी से या इसकी प्रदूषण से होता है फ्लोरोसिन। इस फ्लोरोसिन रोग के कारण दांत पीले और हड्डियां कमजोर होती है। सिलिका रोग, सिलिका की प्रदूषण से होता है सिलिकोसिस रोग। जो खदानों में काम करने वाले मजदूर होते हैं इनमें यह रोग होता है। आज की इस क्लास का हमारा तीसरा टॉपिक हो गया परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र हो गया खुला परिसंचरण तंत्र, जिसमें अकशेरुकी प्राणियों में होता, कीट वर्ग के सदस्य होते हैं उनमें, स्टारफिश, चपटे कर्मी या एस्केरिया टाइप के जो प्राणी होते हैं उनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता, यानी रक्त या एस्केरिया पक्षियों में खुला परिसंचरण तंत्र होता, यानी इसमें रक्त नलिकाओं में नहीं बहता है। बंद परिसंचरण तंत्र, इसमें कशेरुकी प्राणी आते हैं, मत्स्य वर्ग, उभयचर, सरीसृप पक्षी वर्ग और स्तनधारी आते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र यानी इसमें हृदय, मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र का विस्तार से हमने सबसे पहले बताया, या मानव परिसंचरण तंत्र की खोज डॉक्टर विलियम हार्वे द्वारा, ये फैक्ट के रूप में हमें याद रखना है। इसके बाद हो गया मानव हृदय। मानव हृदय एक पेशीय अंग है जो वक्ष गुहा में स्थित है, यानी हमारे पाए फेफड़े में स्थित। मानव हृदय का वजन फैक्ट के रूप में हमें याद रखना 250 ग्राम। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 नीले। सबसे पहले देखते हैं धमनियां क्या होती है। धमनियां वह रुधिर वाहिनियां जो हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, उन्हें धमनियां कहते हैं। धमनियों का मुख्य कार्य यह हो गया कि जो हमारा रुधिर होता है उनको हृदय से विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों तक, यानी हृदय में शुद्ध रुधिर होता है और शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य धमनियों का है। इसका मतलब
धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। इनमें सामान्यतः शुद्ध रुधिर ऑक्सीजनित रुधिर प्रभावित होता है। शुद्ध रुधिर यानी जिस रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा या ऑक्सीजन का लेवल अधिक हो उसको शुद्ध रुधिर कहते हैं, और अशुद्ध रुधिर जिसमें CO2 की मात्रा अधिक हो उसको अशुद्ध रुधिर कहते हैं। इसी धमनियों में फुफ्फुसीय धमनी है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी धमनी। इसमें अशुद्ध रुधिर या विऑक्सीजनित रुधिर प्रभावित होता है या बहता है। देख लेते हैं शिराएं क्या होती है। वह रुधिर वाहिकाएं जो शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर लौटाती हैं उसको शिराएं बोलते हैं। यानी हमारे शरीर से विभिन्न अंगों से जो रक्त होता है उन रक्तों को हमारे हृदय तक पहुंचाती हैं। इस प्रकार की जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं उनको शिराएं बोलते हैं। और इसका मतलब ये हो गया शिराएं हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से जो अशुद्ध रक्त होता है जिसमें CO2 की मात्रा होती है उस प्रकार के रुधिर को हमारे हृदय तक पंप करती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि शिराओं में सामान्यतः अशुद्ध रुधिर या कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर बहता है। इन शिराओं में एक शिरा है फुफ्फुसीय शिरा। इस शिरा में ऑक्सीजन युक्त रुधिर यानी शुद्ध रुधिर बहता है। सबसे पहले हृदय की कार्य प्रणाली के आधार पर हृदय को हमने 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं बायां आलिंद। ये आलिंद का चक्कर क्या है सबसे पहले इसे देख समझ लेते हैं। इस प्रकार का हमारा हृदय का आलिंद है। ये सबसे पहला हो गया ये दायां आलिंद और इसको बोलते हैं दायां नीले। ये हो गया बायां आलिंद और ये हो गया बायां नीले। सबसे पहले हम इस भाग की बात करेंगे, इसको कहते हैं दायां आलिंद। दायां आलिंद ये भाग सामान्यतः ये हृदय का सबसे बड़ा कोष्ठ है और इसकी दीवारें पतली होती हैं और संपूर्ण शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है वो प्राप्त करता है। सबसे पहले ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से जो अशुद्ध रुधिर होता है वो हृदय का ये वाला भाग यानी दायां आलिंद प्राप्त करता है। ये दायां आलिंद अशुद्ध रुधिर को त्रिवलनीय कपाट से दाएं नीले में पहुंचाता है। एक बार समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये, यानी वापिस एक बार देख लेते हैं समझाने के लिए कि शरीर ये हृदय है। हृदय की ऐसी संरचना है। इस संरचना में हमारा दायां आलिंद अशुद्ध रुधिर को त्रिवलनीय कपाट यानी 1, 2 और 3 इस प्रकार के कपाट होते हैं। इन कपाटों से रुधिर को दाएं आलिंद यानी यहाँ पहुंचाता है। तो याद रखना त्रिवलनीय कपाट किसके मध्य होता है, दायां आलिंद से जो रक्त होता है अशुद्ध वो दाएं आलिंद नीले में प्रवेश करता है। वो त्रिवलनीय कपाट के माध्यम से प्रवेश करता है। ये त्रिवलनीय कपाट वाला याद रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हृदय के 4 भागों में दायां आलिंद और दायां नीले पढ़ लिया। इसके बाद हो गया दायां नीले के बारे में पढ़ेंगे। ये दायां नीले क्या होता है, इसकी भित्ति मोटी होती है, इसमें आयतन कम होता है और ये कोष्ठ जो दायां आलिंद से अशुद्ध रुधिर रक्त को प्राप्त करता है और यहाँ से जो अशुद्ध रक्त है वो पल्मोनरी धमनी जिसको फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं इससे वो फेफड़ों तक पहुंचाता है। वापिस एक बार इसकी कार्य प्रणाली देख लेते हैं। हृदय के 4 भाग ये हो गए। ये हो गया दायां आलिंद, इससे अशुद्ध हमारे जो शरीर से अशुद्ध रक्त ये प्राप्त करता है और ये त्रिवलनीय कपाट के माध्यम से इस हो गया दायां नीले में प्रवेश करता है। दायां नीले से एक फिर अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है और इससे एक जो धमनी एक जुड़ी होती है शिरा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी। यहाँ से यह रुधिर को फेफड़ों तक पहुंचाती है। ये इसके कार्य प्रणालियों का ये अशुद्ध रक्त होता है। इसके बाद जो फेफड़े होते हैं वो रक्त का ऑक्सीजनीकरण यानी रक्त को शुद्ध करने का काम हमारे फेफड़े करते हैं। इसके बाद हृदय के भागों में इंपॉर्टेंट भाग है बायां आलिंद। बायां आलिंद बायां आलिंद होता है ये पल्मोनरी शिराओं या फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा फेफड़ों से जो ऑक्सीजनीकृत रक्त को प्राप्त करता है। यहाँ से ऑक्सीजनित रक्त द्विवलनीय वाल्व से कपाट से बायां आलिंद में पहुंचता है। वापिस एक बार देख लो ये क्या कहना चाहता है, यानी ये वापिस इसको देखते हैं। हृदय के 4 भाग हो गए। हमने ये भाग पढ़ लिया।
यहाँ से हृदय हमारे फेफड़ों तक जाता है। फेफड़ों से होता हुआ रुधिर पल्मोनरी शिरा के द्वारा, ये जो शुद्ध रुधिर यहाँ से चलता है, जो फेफड़ों से जाकर वापस हृदय में जाता है, इस भाग में शुद्ध रुधिर वापस आता है पल्मोनरी शिरा के माध्यम से। इसको बोलते हैं बायां आलिंद। ये बायां आलिंद पल्मोनरी शिरा के माध्यम से विशुद्ध निशुद्ध रुधिर को यहाँ से प्राप्त करता है। और ये बायां आलिंद द्विवलनीय वॉल्व, यहाँ दो वॉल्व होते हैं, इन द्विवलनीय वॉल्व से इस बायां नीले इस भाग में पहुंचाता है। आई होप आपको यह हृदय की कार्य प्रणाली समझ में आई होगी। हृदय का बायां भाग बायां नीले, हृदय के बायां नीले होते हैं। इसकी ये सबसे मोटी भित्ति वाला होता है और सबसे कम आयतन वाला कोष्ठ होता है। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जिसमें सबसे छोटा आयतन में सबसे छोटा कोष्ठ ये वाला होता है बायां नीले। और यहाँ से संकुचन के द्वारा रक्त को दबाव के साथ पूरे शरीर में मां धमनी के द्वारा पंप किया जाता है। एक बार हम आरेख चित्र के माध्यम से इस हृदय की कार्य प्रणाली को समझ लेते हैं। मैंने ये आरेख चित्र बनाया है, हृदय का चित्र नहीं है, आरेख चित्र समझाने के लिए। हृदय के 4 भाग हो गए, जिसमें यह हो गया दायां आलिंद, यह हो गया बायां नीले, यह हो गया बायां आलिंद, और सॉरी यहाँ पे दायां आलिंद और दायां नीले, यहाँ पे बायां आलिंद और बायां नीले। ये सबसे पहले 4 कोष्ठ हमें याद रखना। ये आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोष्ठ है और ये आयतन की दृष्टि से सबसे छोटा कोष्ठ है। इसकी भित्ति सबसे मोटी होती है और इसकी भित्ति सबसे छोटी होती है। सबसे पहले हृदय जिससे शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त प्राप्त करता है, ये वाला भाग यहाँ से, ये जो अशुद्ध रक्त होता है दायां आलिंद प्राप्त करता है। ये दायां आलिंद त्रिवलनीय कपाट के माध्यम से दायां नीले में भेजता है। दायां नीले से हृदय, दायां नीले से फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए फुफ्फुसीय धमनियों में अशुद्ध रुधिर बहता है। फेफड़ों से रुधिर शुद्ध होता है और फेफड़ों से रुधिर शुद्ध होकर वापिस हृदय के इस भाग में पहुंचता है। और यहाँ जो नलियां होती हैं, जो शिरा होते हैं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी शिरा या फुफ्फुसीय शिरा। इसमें शुद्ध रुधिर, हृदय से शुद्ध रुधिर यहाँ पहुंचता है, तो पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। इस बायां आलिंद में शुद्ध रुधिर प्राप्त होता है और यहाँ से द्विवलनीय कपाट के माध्यम से बायां नीले में प्रवेश करता है। बायां नीले से मां धमनी के माध्यम से पंप करके इस शुद्ध रुधिर को संपूर्ण शरीर में पहुंचाया जाता है। मुझे लगता है हृदय की कार्य प्रणाली, कार्य संरचना आपको समझ में आई होगी इस आरेख चित्र के माध्यम से। अब देखते हैं हृदय का धड़कन एक अनैच्छिक क्रिया है, जिसका नियमन करते हैं मॉड्यूल ओब्लोगेटा के में स्थित कार्डियक सेंटर से होता। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। प्रत्येक धड़कन के साथ लगभग 70 से 72 ml रक्त पंप करता है, अर्थात 1 मिनट में 70 × 72 इक्वल टू 5040 ml, यानी लगभग आधा लीटर रक्त पंप करता है। यानी हमारा हृदय 1 मिनट में लगभग आधा लीटर रक्त को पंप करता है। ये एक फैक्ट के रूप में है, हमें याद रखना है। इसके बाद ईसीजी यानी ये हृदय की कार्यविधि की जांच करती है। अब हृदय के बाद हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रक्त के बारे में, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इस रक्त का पीएच 7.4 यानी हल्का क्षारीय होता है। रक्त का संगठन यानी रक्त किन किन पदार्थों से मिलकर बना है? इसमें रक्त का एक तरल भाग है और रक्त का ठोस या कणिकीय भाग है। रक्त में टोटल 55% भाग तरल होता है और रक्त में टोटल 45% भाग जो ठोस और कणिकाओं का बना होता है। तरल भाग में 90 से 92% जल होता है और 8 से 10% अन्य कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठोस पदार्थ या कणिकीय भाग में क्या क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या होता है? सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा ये हल्के पीले रंग के क्षारीय तरल प्रतिरक्षा में सहायक
ताप नियमन में सहायक, जल संतुलन में सहायक और पीएच नियमन में सहायक ये प्लाज्मा के कार्य हैं। सबसे पहले आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म हो गई रेड ब्लड कॉर्पस यानी रक्ताणु, या इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक फैक्ट के रूप में हमें याद रखना है कि आरबीसी की केंद्रक में स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन दो स्तनधारी ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। वो एग्जाम्पल ऊंट और लामा हमें याद रखना है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लाया को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद हो गया रक्त समूह का निर्धारण। देख तो कैसे होता है रक्त समूह का निर्धारण। आरबीसी की सतह में उपस्थित एंटीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन से होता है। रक्त समूह का निर्धारण आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन से होता है। इसके बाद आरबीसी का कार्य क्या, ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन का रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त में ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। इसके बाद है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म हो गई व्हाइट ब्लड कॉर्पस, या इसको बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ल्यूकोसाइट। आरबीसी के विपरीत डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है और अन्य कोशिकांक भी पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। डब्ल्यूबीसी है ना अकणिकीय डब्ल्यूबीसी और कणिकीय डब्ल्यूबीसी। सबसे पहले अकणिकीय डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होते हैं और इसमें इस डब्ल्यूबीसी में कोई भी कण नहीं होते हैं। और ये हो गया कणिकीय डब्ल्यूबीसी। इनमें केंद्रक एक से अधिक होते हैं पालियों में, और इनमें इनके बीच में छोटे कण होते हैं, इसीलिए इसको कणिकीय डब्ल्यूबीसी कहते हैं। अकणिकीय डब्ल्यूबीसी को हम दो भागों में बांटते हैं। इंपॉर्टेंट है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये याद रखना। अकणिकीय डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। कणिकीय डब्ल्यूबीसी तीन प्रकार से है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अकणिकीय डब्ल्यूबीसी दो और कणिकीय डब्ल्यूबीसी तीन प्रकार की। सबसे पहले अकणिकीय डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। कणिकीय डब्ल्यूबीसी इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये हमें याद रखना है। इसके बाद हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हो गया अकणिकीय डब्ल्यूबीसी। इनमें केंद्रक वापिस देख लो एक बार। अकणिकीय डब्ल्यूबीसी जिनमें केंद्रक बड़े आकार का होता है, या देख लो यहाँ पर, तथा इनका जो कोशिका द्रव्य होते हैं जिसको साइटोप्लाज्म बोलता है, ये स्वच्छ होता है, यानी इसमें कण नहीं होते हैं। इस अकणिकीय डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में बांटते हैं। कुल डब्ल्यूबीसी का लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट के बारे में देख लेते हैं। ये 20 से 25%, कुल डब्ल्यूबीसी का 20 से प्रतिशत भाग लिम्फोसाइट होता है। और लिम्फोसाइट ये गतिशील नहीं होता है, अर्थात अगतिशील होता है। ये भक्षाणु भी नहीं करते हैं। जो इनका प्रमुख कार्य हो गया संक्रमण के समय एंटीबॉडी का निर्माण। इसके बाद मोनोसाइट, ये सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी है। सीधा सीधा फैक्ट है, हमें याद रखना। सबसे बड़े प्रकार की डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मोनोसाइट। मोनोसाइट हो गई। ये कुल डब्ल्यूबीसी का 2 से लेकर 10% भाग होता है। ये गतिशील होती है, ये एंटीजन का भक्षण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है, एंटीजन का भक्षण करने वाली डब्ल्यूबीसी हो गई मोनोसाइट। ये फैक्ट है और हमें याद रखना है। इसके बाद हमने लिम्फोसाइट को दो भाग है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है कणिकीय डब्ल्यूबीसी। कणिकीय डब्ल्यूबीसी के बारे में एक बार देख लेते हैं। इन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पालियों में विभक्त होता है तथा इनका कोशिका द्रव्य, इसमें कोशिका द्रव्य, विशेष रूप से कोशिका द्रव्य छोटे कण होते हैं, इसीलिए इसको कणिकीय डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। कणिकीय डब्ल्यूबीसी तीन प्रकार की हमने पढ़ा है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इन तीनों में एक बार देख लेते क्या अंतर है। मैंने डायग्राम के माध्यम से जो उनके माध्यम से समझा। इओसिनोफिल्स, इनमें केंद्रक में दो पालियां होती हैं जो आपको दिखाई दे रही है। केंद्रक में दो पालियां, इनमें केंद्रक में 3 पालियां। इनमें जो न्यूट्रोफिल्स है इसमें केंद्रक में 5 से अधिक पालियां होती है। इओसिनोफिल्स होती हैं वो
1 से 2% होता है, ये 1% के आसपास होती है। ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक सर्वाधिक जो 65 से लगभग 60% तक पाई जाने वाली WBC हो गई न्यूट्रोफिल्स। सबसे 2 फैक्ट हमें याद रखना है न्यूट्रोफिल्स WBC में। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला WBC का जो कण है उसको है न्यूट्रोफिल्स है। और सर्वाधिक बड़े आकार की WBC हो गए मोनोसाइट। मोनोसाइट सर्वाधिक सबसे बड़े आकार की WBC मोनोसाइट। सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाली WBC न्यूट्रोफिल्स। इसके बाद पढ़े WBC का जीवन काल। इनका जीवन काल अलग अलग जो इनके जो WBC के कण होते हैं उनका अलग अलग जीवन काल होता है। जैसे लिम्फोसाइट का कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, मोनोसाइट कुछ घंटों तक, और ग्रैन्युलोसाइट लगभग 7 से 10 दिन तक। इसके बाद हो गया इसकी जो तीसरी है ठोस रक्त है, इसमें RBC का अध्ययन कर लिया, WBC का कर लिया। तीसरा जो कण है उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। इसका मुख्य कार्य चोटग्रस्त स्थानों पर रक्त का थक्का जमाना है। थ्रोम्बोसाइट्स का उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है और डेंगू होने पर इनकी संख्या में भारी गिरावट आती है। इसके बाद देखते हैं रक्त समूह के बारे में। रक्त समूह सबसे पहले हमने पढ़ा था कि RBC की सतह पर जो एंटीजन होते हैं वो निर्धारित करता है कि रक्त समूह किस प्रकार का है। तो इसे समझाने के लिए मैंने कर दिया RBC RBC RBC, ये RBC है, RBC RBC RBC। इसके ऊपर मैंने एक रेड रेड पॉइंट किया था, इसको ऐसे मान लेते हैं ये एंटीजन है। अगर मान लो RBC के ऊपर A प्रकार का एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप A ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर RBC की सतह पर B एंटीजन है तो वो B रक्त समूह हो जाएगा। यानी RBC की सतह पर अगर AB एंटीजन है तो वो AB रक्त समूह हो जाएगा। अगर RBC की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं है यानी O फॉर ओमिशन, कोई भी नहीं है तो O रक्त समूह हो जाएगा। O रक्त समूह का मतलब ओमिशन रक्त समूह। इसके बाद हम देखते हैं इसको समझाने के लिए और मैंने बताया प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडी। अब जो एंटीजन होता है उसकी जस्ट विपरीत एंटीबॉडी होती है। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। अगर A ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडी B होगी। एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा में पाई जाती है। रक्त में जो तरल ध्रुव होता है प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है। अगर B रक्त समूह है इसमें एंटीजन होगा, एंटीबॉडी हो गई B A एंटीबॉडी। B रक्त समूह में A एंटीबॉडी होगी। अगर रक्त समूह AB है तो इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर O रक्त समूह है उसमें एंटीबॉडी होगी A और B। ये फैक्ट हमें याद रखना। रक्त समूह के बारे में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया और इन्होंने रक्त समूह A, B और O इन 3 प्रकार के रक्त समूह की खोज की थी। ये भी हमें याद रखना। तो सबसे इसका मतलब होगा O रक्त समूह की खोज किसने की, सॉरी AB की। A, B और O की रक्त समूह की खोज की थी। और फैक्ट नंबर है ये भी हमें याद रखना कि रक्त समूह AB इसकी खोज किसने की थी, ये भी हमें याद रखना। ये एक एग्जाम में पूछा गया था, रक्त समूह AB की खोज किसने की थी। डिकोस्टलो और स्टर्ली डी कॉस्टेलो और स्टर्ली ने रक्त समूह AB की खोज की थी। अब रक्त समूह के बारे में एक साथ समझ लेते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले रक्त ग्रुप हो गया, रक्त समूह हो गया A, B, B और O। अगर रक्त ग्रुप या रक्त समूह A है इसमें किस प्रकार की एंटीजन होगी, एंटीजन हमेशा रक्त ग्रुप के समान होती है। अगर रक्त समूह A है तो उसमें एंटीजन भी A, रक्त समूह AB है तो उसमें एंटीजन BAB, और रक्त समूह B है उसमें एंटीजन BB होगी। अगर रक्त समूह O है तो इसमें कोई भी प्रकार की एंटीजन नहीं होगी। एंटीबॉडी जस्ट एंटीजन के विपरीत होती है। रक्त समूह A में एंटीबॉडी होगी B। रक्त समूह AB जिसमें एंटीजन कुछ भी नहीं होते हैं। रक्त समूह B जिसमें एंटीजन A होती है। रक्त समूह O जिसमें एंटीजन A भी होती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके बाद RH फैक्टर या RH कारक के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। RH कारक क्या होता है, जो RBC की सतह पर जो एंटीजन होता है एंटीजन पर RH कारक उपस्थित होते हैं। ये बात हमें याद रखना है। ये तो RH अगर उपस्थित है तो उसको RH प्लस बोलेंगे। हमारी वापिस एक बार देखते हो RBC की सतह पर जो
एंटीजन पर RH कारक अगर उपस्थित है तो उसको बोलेंगे RH प्लस। अगर एंटीजन हमारी आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन होते हैं उस एंटीजन पर अगर RH कारक उपस्थित नहीं है तो उसको बोलेंगे RH माइनस। अब देख लेते हैं, जैसे अगर RH कारक उपस्थित हैं तो उसको बोलेंगे प्लस, यानी A प्लस, B प्लस, AB प्लस, O प्लस। अगर एंटीजन हमारी आरबीसी की सतह पर उपस्थित जो एंटीजन है उस पर अगर RH कारक नहीं है तो उसको माइनस बोलेंगे, A माइनस, B माइनस, AB माइनस, O माइनस। इसके बाद RH फैक्टर की खोज सबसे पहले किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने। किसने की थी? रिसस मकाका नामक एक बंदर की प्रजाति है उस पर की थी RH फैक्टर कारक की खोज। अब रक्त आदान कैसे करते हैं? अगर RH प्लस वाला है तो RH माइनस को वो नहीं दे सकता है, RH प्लस को ही देता। अगर RH माइनस फैक्टर वाला है वो RH प्लस को दे सकता है, RH माइनस को भी दे सकता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अगर RH प्लस फैक्टर वाले नर की शादी अगर RH माइनस फैक्टर वाली मादा के साथ हो जाए तो ये जो शादी है वो जैविक रूप से निषेध विवाह माना जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। इस शादी में फर्स्ट बच्चा जीवित रहता है, बाकी बच्चों के गर्भ में ही मौत हो जाती है। इस प्रकार को इसको इरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस भी कहते हैं और इसका उपचार एंटी डी नामक टीके से की जाती है। इरिथ्रोब्लास्ट फिटोलिस ये क्या होती है, इसको हमने समझा दिया कि RH प्लस नर की शादी अगर RH माइनस मादा से कर दी जाए तो पहला बच्चा जीवित रहता है लेकिन अन्य बच्चों की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। इसको हम इरिथ्रोब्लास्ट फिटलिस कहते हैं, जिसका उपचार एंटी डी नामक टीके से की जाती है। इसके बाद आज की क्लास का हमारा चौथा चैप्टर है अम्ल, सार और लवण। अम्ल, सार और लवण की तीन जो अवधारणाएं हैं, संकल्पना है, किस किसने दी थी? सबसे पहले आर्रेनियस की अवधारणा, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हो गया ब्रांस्टेड लोरी की अवधारणा, इसका अध्ययन करेंगे। तीसरी हो गई लुईस अवधारणा, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अम्ल सार की परिभाषा सर्वप्रथम आर्रेनियस ने दी थी 1887 में। इन्होंने कहा थी जो जलीय विलयन में H प्लस आयन है वो अम्ल है। इसके बाद ब्रांस्टेड लोरी, ये डेनमार्क का डेनिश हो गया था जॉन्स ब्रांस्टेड और इंग्लिश अंग्रेज था थॉमस एम लोरी। इन्होंने ये परिभाषा, ये अवधारणा दी थी। इनके अनुसार जो प्रोटोन देता है वो अम्ल है और जो प्रोटोन ग्रहण करता है वो क्षार है। लुईस की अवधारणा क्या है? ये 1923 में दी थी, ये डेट एक बार पूछी गई है एग्जाम में। लुईस अवधारणा की डेट 1923। इनके अनुसार अम्ल क्या होता है? वे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और इनके एग्जाम्पल भी याद रखना, लुईस अम्ल कौन कौन से हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। यानी कैल्शियम, पोटेशियम, Fe+2, इसके बाद Na प्लस BF3CO2, ये सारे सारे लुईस अम्ल के एग्जाम्पल या उदाहरण हैं। इसके बाद वापस देख लेते हैं इनको, हम वापस सार हो गया। आर्एनएस की परिभाषा अम्ल हो गया। आर्एनएस अम्ल कौन कौन से हो गए? जो जलीय विलयन में H प्लस आयन दे। और आर्एनएस की अवधारणा में सार क्या हो गया, वापिस एक बार देख लेते हैं। आर्एनएस की अवधारणा में सार क्या है? जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन दे वो सार है, NaOH, ये सार हो गया। इसके बाद अगर ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार सार क्या, जो प्रोटीन ग्रही होते हैं वो सार हो गया। इसके बाद इन आर्एनएस इस लुईस अवधारणा में सार हो गया जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। और लुईस सार के मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, H2O, NH3, OH, Cl, MgOH, C6H6, H-CO, ये सारे सारे लुईस सार के एग्जाम्पल हैं। और एग्जाम में सीधा सीधा निम्न में से कौन सा लुईस सार नहीं है या निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल है, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद अम्लों के सामान्य गुण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं, अनील है, अ फॉर अम्ल, नी फॉर नीले, लिटमस को लेल फॉर लाल कर देते हैं। आप भी ऐसे याद रखते होंगे, आई होप। जल में H प्लस आयन मुक्त कर विद्युत की सुचालक बन जाते हैं। अम्लों का pH 7 से कम होता है। इसके बाद अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल H2SO4, ये अम्ल है। इनकी रिएक्शन हम Zn जिंक के साथ करते हैं तो हमें लवण के रूप में ZnSO4 ये मिलता है और यह हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यही कारण है कि खट्टे पदार्थ
जितने भी होते हैं वो धातुओं के बर्तन में नहीं रखते क्योंकि ये किया करते हैं। इसके बाद धातु ऑक्साइड, उनकी क्रिया अगर अम्लों से करते हैं तो लवण प्लस जल मिलते हैं। यानी धातु ऑक्साइड कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड CuO कॉपर ऑक्साइड, इनकी अगर हम रासायनिक क्रिया HCl नामक अम्ल से करते हैं तो हमें लवण के रूप में CuCl2 और जल, इनका निर्माण ये मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर धात्विक कार्बोनेटों की क्रिया अगर अम्लों से करवाते हैं तो हमें लवण प्लस जल प्लस CO2 गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, CO2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, जो इससे पूछते हैं। अगर धात्विक कार्बोनेट इनकी क्रिया अम्लों से करवाते हैं तो लवण प्लस जल के साथ CO2 गैस। धात्विक कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट की अगर क्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करते हैं तो हमें लवण के रूप में NaCl मिलता है, H2O जल और CO2 गैस मुक्त होती है। ये भी हमें याद रखना। अगर अम्ल की क्रिया सार से कराते हैं तो हमें लवण प्लस जल मिलते हैं और इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। इनको एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, अम्ल हो गए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सार हो गए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इनकी रिएक्शन करने पर हमें NaCl प्लस H2O मिलते हैं। सांद्र अम्ल अन्य पदार्थों या सतहों पर क्रिया कर उन्हें गला देते हैं, इस क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। अतः सांद्र अम्लों को हम कांच की बोतलों में रखते हैं। इसके बाद हो गया परबल अम्ल, पूर्ण रूप से आयनीकृत होकर अत्यधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, उनको परबल अम्ल बोलते हैं। परबल अम्लों के एग्जाम्पल H2SO4, HCl, HNO3, ये अधिकांश अकार्बनिक अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल, ये कम मात्रा में आयनीकृत होकर बहुत कम H+ आयन देते हैं। इनके भी एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से दुर्बल अम्लों के एग्जाम्पल हैं। सीधे सीधे एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। HCOOH, CH3COOH, H2CO2, CO3, ये अधिकांश कार्बनिक अम्ल होते हैं। H3PO3 और H2S, ये भी दुर्बल अम्ल हैं। इसके बाद अम्लों के उपयोग, यानी सेव में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक एसिड। सेव में होता है, खट्टो फलों में सिट्रिक एसिड होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, लाल चिट्टी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। इसके बाद एक्वेरेजिया क्या होता है, जिसको हम अम्लराज बोलते हैं। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl तथा HNO3, इन दोनों को अगर 3:1 में मिलाते हैं तो ये एक्वेरेजिया बनता है। एक्वेरेजिया, HCl में 3 नाम है, HCl यानी 3, और HNO3 इसको 1 मान लेते हैं, 3:1, 3:1, ये एक्वेरेजिया हो गया। 3 के रूप में HCl को मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और 1 के रूप में HNO3 मिलाते हैं। इस प्रकार के रासायनिक संगठन एक्वेरेजिया कहलाता है या अम्लराज कहलाता है। ये सोने को भी गला सकता है, इस प्रकार का ये एक होता है। सारों के सामान्य गुण, स्वाद में कड़वे, छूने पर चिकने तथा इनका pH 7 से अधिक होते हैं। ये लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है, याद रखना। इसके बाद अगर हम सार की क्रिया अगर धातु से करवाते हैं तो हमें लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। वैसे जैसे हमने अम्लों के बारे में पढ़ा था, इसी प्रकार से सारों के बारे में, सार की अगर क्रिया हम धातु से करवाते हैं तो हमें लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। सार के रूप में NaOH लेते हैं और धातु के रूप में Zn से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें लवण के रूप में Na2ZnSO4 और एक गैस है जो लिलिक्स होते हैं, हाइड्रोजन गैस। इसके बाद अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, सीधा सीधा ये फैक्ट पूछते हैं। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय प्रकृति होती है और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अगर अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर हमें लवण प्लस जल प्राप्त होते हैं। इसके बाद हो गया प्रबल सार और दुर्बल सार, ये कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। प्रबल सार क्या होते हैं? जो ज्यादा OH आयन देते हैं वो प्रबल सार हो गया। इनके जो एग्जाम्पल है NaOH, KOH, BaOH होल 2H। इसके बाद दुर्बल सार, जो ज्यादा OH
कम OH माइनस आयन देते हैं वो दुर्बल सार हो गए। इनके एग्जाम्पल Al कोष्टक OH होल थ्राइज, Ca कोष्टक OH होल ट्वाइज, NH4OH। सारों का उपयोग साबुन बनाने में, रेशों के संश्लेषण में, चर्म उद्योग में। इसके बाद कौन कौन सा उपयोग है? MgOH होल ट्वाइज। MgOH होल ट्वाइज को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये पेट की अम्लता दूर करता है, एसिडिटी दूर करता है। इसके बाद CaOH होल ट्वाइज, ये इसको ब्लीचिंग पाउडर के रूप में उपयोग में लेते हैं। अब हम लवण का अध्ययन करेंगे, यानी साल्ट। सामान्यतः ठोस अवस्था में होता है। इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। साधारण नमक परबल अम्ल और परबल सार से क्रिया करवाते हैं तो साधारण नमक NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनता है। इसके बाद देखते हैं अम्लीय लवण और क्षारीय लवण क्या होते हैं। अगर परबल अम्ल है और दुर्बल सार का हम अगर रासायनिक क्रिया करवाते हैं तो हमें अम्लीय लवण मिलते हैं। इनके एग्जाम्पल NH4Cl और NaHCO3। NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, जो खाने का सोडा है। इनका वो रासायनिक सूत्र है। क्षारीय लवण दुर्बल अम्ल प्लस परबल सार जो क्षारीय लवण कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। साधारण नमक, इनका जो नाम रासायनिक जो सूत्र है वो NaCl है और रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। दावन सोडा या धोने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र हो गया Na2CO3, इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा जो हमारी रसोई में काम आता है, उसका रासायनिक सूत्र हो गया NaHCO3, इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर या इसको विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक सूत्र हो गया CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक सूत्र हो गया CaSO4 1/2, इसको बोलते हैं हेमी हाइड्राइड हाफ H2O, इसका रासायनिक जो नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसके बाद जिप्सम हो गया, जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो गया CaSO4 2H2O, इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लवणों के उपयोग के रूप में। लवणों का उपयोग क्या क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, इनका उपयोग संगमरमर के रूप में, धातु क्रम के लोहे के निष्कर्षण में, सीमेंट बनाने में। नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, इसका फोटोग्राफी में उपयोग कहते हैं। अमोनियम नाइट्रेट, इसको उर्वरक या खाद के रूप में तथा विस्फोटक बनाने में किया जाता है। फिटकरी एक प्रकार का लवण है, इसका रासायनिक सूत्र हो गया K2SO4Al2 कोष्ठक चालू SO4 होल थ्राइज 24H2O, जो जल शोधन के रूप में कार्य करती है। फिटकरी का उपयोग हम जल को शुद्धिकरण में करते हैं। जैसे हमारे घरों में पानी पीने के टांके होते हैं, उनमें फिटकरी जो किसी भी कपड़े में बांधकर उस टांके में डाल दी जाती है और जिससे जल शुद्ध होता है। इसके बाद कैसे पता चलता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या सार? प्रत्येक वस्तु को छूकर या फिर उसको चख कर पता नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए कुछ सूचक होते हैं। इन सूचकों के माध्यम से अम्ल व सार का पता लगा सकते हैं। यानी सूचक जो अम्ल व सार की उपस्थिति की जांच करें। सूचक भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक, एक संश्लेषित यानी मानव जो सूचक निर्मित करते हैं उनका। सबसे पहले प्राकृतिक सूचक, इसका एग्जाम्पल हो गया लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरानियम। इसके बाद संश्लेषित सूचक, इसके एग्जाम्पल हो गया मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फेथिल, ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद लिटमस पत्र बैंगनी रंग के रंजक होते हैं जो थैलोफाइट समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो सीधा सीधा हमें याद रखना है और ये एग्जाम में आ चुके प्रश्न है। कौन सा अम्लीय लवण का एग्जाम्पल नहीं है, या अम्लीय एग्जाम्पल अम्लीय निम्न में से कौन सा लवण अम्लीय नहीं है? 3 लवण है वो सारे लवण है, इनमें से एक है वो अम्लीय है।
इनका एक आंसर हो गया NaHPO3, ये एग्जाम इनका आंसर हो गया। इसके बाद निम्न में से आर्सेनियम लवण, आर्सेनियम अम्ल नहीं है। हमने आर्सेनियस की परिभाषा पढ़ी थी, आर्सेनियस के अम्ल और आर्सेनियस के सार पढ़े थे। 3 इनमें से सार है, बाकी एक आर्सेनियस अम्ल है, वो H3PO4 हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक का एग्जाम्पल नहीं है। हमें अभी पढ़ा कि सूचक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक व संश्लेषित। तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक सूचक का एग्जाम्पल नहीं है। हाइड्रेंजिया है, पेटूनिया है, लाल पत्ता गोभी है, ये नहीं है। फिनोल्फेथैलिन, ये संश्लेषित सूचक का एग्जाम्पल है। अम्लों का राजा बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 का। और हमारा जो शुक्र ग्रह है, इनकी वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक एसिड की बनी होती है, इसीलिए पीला रंग का होता है। आज के हमारा 5वां टॉपिक में हो गया ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। इनका हो गया रासायनिक सूत्र हो गया CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। और इसका निर्माण कैसे होता है, CaOH होल्ट वाइज यानी बुझा हुआ चूना के साथ हम क्लोरीन गैस का रासायनिक क्रिया करवाते हैं, जिससे CaOCl2 प्लस H2O जल का निर्माण होता है। इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हो गया वस्त्र उद्योग में रंजक के रूप में, लॉन्ड्री में कपड़े साफ करने के लिए, रासायनिक उद्योगों में उपापचय पदार्थ के रूप में हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। इसके बाद हो गया खाने का सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र हो गया NaHCO3। इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इनके निर्माण के लिए हम किसको करते हैं, NH3 NaClH2, इनको बोलते हैं अमोनियम ब्राइन विलियन होगा। इन विलियन का CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जिससे NaHCO3 इस सोडे का तथा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इस खाने का सोडे का उपयोग हम खाने में करते हैं, अग्निशामक यंत्रों में करते हैं, एंटासिड का एक जो संघटक होता है उसके रूप में करते हैं। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, जैसे जिप्सम होता है, जिप्सम को 373 केल्विन डिग्री पर गर्म करने से POP का निर्माण होता है। जिप्सम का देख लेते हैं, जिप्सम का होगा CuSO4, 2H2 होता है, इनको 73 केल्विन पर आज का 8वां टॉपिक हो गया भौतिक राशियां, प्रमुख भौतिक राशियां। ये 2 प्रकार की है, एक सदिश राशि एक अदिश राशि। अब देखते हैं सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। तो सबसे पहले हो गया अदिश राशियां। अदिश राशियों में केवल संख्यात्मक मान, केवल संख्यात्मक मान देख लेते हैं, केवल संख्यात्मक मान व परिमाण का बोध कराती है। और सदिश राशियों में राशियां परिमाण के साथ दिशा का भी बोध कराती है। सदिश राशियां कौन कौन सी है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 100 मीटर दूरी, ये एक अदिश राशि है। जैसे दूरी हो गई, चाल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, आयतन और विद्युत धारा, ये सारी सारी अदिश राशियां हैं। अब सदिश राशियां कौन कौन सी है, जैसे विस्थापन, वेग, भार, बल और संवेग, ये हो गई सदिश राशियां। इसके बाद 7 मूलभूत राशियां हैं, जिनकी मात्रक पे हमें ध्यान रखना है। जैसे पहली पहली हो गई लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। इसके बाद सेकंड द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तापमान का मात्रक पदार्थ की मात्रा तापमान का मात्रक केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। इसके बाद है मात्रक पद्धतियाँ। सबसे पहले हो गई MKS पद्धति, इसके बाद CGS पद्धति, इसके बाद FPS पद्धति। MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, MKS पद्धति में समय का मात्रक सेकंड। CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और CGS पद्धति में समय का मात्रक सेकंड। FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट या फीट, FPS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, और FPS पद्धति में समय का मात्रक सेकंड। इसके बाद देखते हैं द्रव्यमान और दूरी क्या, विस्थापन क्या होती है। तो सबसे पहले द्रव्यमान, इसको दूरी को कहते हैं डिस्टेंस, और इसके बाद है विस्थापन।
डिस्प्लेसमेंट कहते हैं विस्थापन को। दूरी हो गई जैसे मान लो 200 मीटर, 200 मीटर सीधा सीधा है, इसका मतलब दूरी। और तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन हो गई जैसे 200 मीटर के साथ पूर्व दिशा लगा दिया तो ये विस्थापन हो गई। विस्थापन हो गई प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। अगर ये दूरी है अदिश राशि है, जबकि विस्थापन सदिश राशि है। दूरी का मात्रक मीटर होता है, जबकि विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। इसका भी मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर। गतिशील वस्तुओं द्वारा तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा दूरी धनात्मक ही होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। एक प्रश्न है कि 14 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करने में विस्थापन व दूरी बताओ। यानी एक 14 मीटर की त्रिज्या इस प्रकार का वर्त है जिसकी 14 मीटर त्रिज्या है। इनमें विस्थापन कितना होगा और दूरी कितनी होगी। विस्थापन तो शून्य होगा, जहाँ से प्रारंभ होता है वहीं पे आके खत्म हो जाती है, तो विस्थापन शून्य हो गया। और इसकी दूरी हो गई, मतलब इस वृत्त की जितनी त्रिज्या, सॉरी वर्त का जितना परिधि होती है 2πr, वो उसकी दूरी हो गई। यानी टोटल इसको जो 14 सेंटीमीटर आर है इसके निकालेंगे तो 88 मीटर इसकी दूरी हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे चाल और वेग के बारे में। चाल और वेग देख लेते हैं, चाल और वेग के बारे में। सबसे पहले हो गया चाल। चाल का हो गया जिससे दूरी बटा समय, और विस्थापन को विस्थापन बटा समय। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, जबकि इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। चाल हो गई हमेशा अदिश राशि है, जबकि वेग हो गया सदिश राशि होगी। चाल हमेशा धनात्मक होती है, जबकि वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। चाल का मात्रक मीटर सेकंड होता है, मीटर बटा सेकंड, या मीटर सेकंड हो गया। और मात्रक इसका जैसे वेग का मात्रक होगा मीटर बटा सेकंड, दोनों का मात्रक मीटर बटा सेकंड या मीटर अपॉन सेकंड। इसके बाद त्वरण है। त्वरण हो गया वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन की दर या इकाई समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। और इस त्वरण एक सदिश राशि है। इसका मात्रक होगा मीटर बटा सेकंड और मीटर सेकंड और बटा सेकंड, यानी मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। विमा हो गई L1T2। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रकाश। प्रकाश है, अगर प्रकाश सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगा मिनट समय हो गया 8 मिनट 16 सेकंड में आता है। इसके बाद प्रकाश की प्रमुख घटनाओं में प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है देख लेते हैं। जब प्रकाश किरण जब दो माध्यमों के अंतरपृष्ठ पर आपतित होने पर पुनः प्रथम माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लो ये प्रकाश का दो माध्यमों का एक माध्यम ये हो गया और दूसरा माध्यम ये हो गया। प्रकाश की जब ये हो गया अंतरपृष्ठ, प्रकाश की किरण यहाँ आती है और वापस उसी माध्यम में चली जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम हो गया जैसे आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों इक्वल होंगे, यानी ये कोण और ये वाला कोण दोनों इक्वल होंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण इक्वल होंगे। आपतित किरण ये आने वाली तथा परावर्तित किरण ये जाने वाली तथा ये बीच में जो अभिलंब है तीनों एक ही तल, इस अंतरपृष्ठ तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये परावर्तन के नियम हैं, जैसे इस रेखा चित्र में समझाया हुआ है। प्रकाश का अपवर्तन ये एक घटना प्रकाश की, इस क्या होती है प्रकाश का अपवर्तन, मूल मार्ग से विचलन होने की प्रक्रिया है, वो हो गई प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ये एक माध्यम और ये दूसरे माध्यम, प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इनकी मूल दिशा होती है और उनमें विचलित हो जाता है, या तो ये जो अभिलंब होता है इस अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं या अभिलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार की जो घटना होती है वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसे मूल मार्ग से विचलन की प्रक्रिया अपवर्तन कहलाती है। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होने के कारण अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी ये विरल माध्यम है। अगर ये सघन माध्यम है तो प्रकाश की जो आपतित किरण है वो अभिलंब की ओर वापिस इधर मुड़ जाती है। इसके नेक्स्ट है विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होने के कारण अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जाती है। ये अभिलंब मान लो तो ये आने वाली किरण इस प्रकार से जाएगी। इसके बाद प्रकाश अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश का वेग, अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश का वेग प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तथा प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित नहीं रहती है। अपरिवर्तित प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। ये फैक्ट है, हमें याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अपवर्तन के नियम।
सेम वही है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए सदैव नियत रहते हैं। इस नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखने के लिए कि निर्वात का अपवर्तनांक या न्यूनतम जो अपवर्तनांक का मान होता है वो निर्वात में होता है वो 1 होता है, जबकि अधिकतम नियतांक या अपवर्तनांक होता है वो हीरे का होता है जो 2.418 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, हमें याद रखने हैं। इसके बाद हो गया अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हो गए माध्यम की प्रकृति। अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, घनत्व, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक का मान बैंगनी रंग के लिए सर्वाधिक, ये फैक्ट के रूप में हमें याद रखना। अपवर्तनांक का मान बैंगनी रंग के लिए सर्वाधिक, जबकि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक का मान न्यूनतम होता है। अब अपवर्तन की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। सबसे पहला हो गया पानी में रखा सिक्का अगर ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में रखी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, रात्रि में तारों का टिमटिमाना, क्षितिज से नीचे होने पर भी सूर्य का दिखाई देना, मृग मरीचिका, कुएं की गहराई कम प्रतीत होना, इंद्रधनुष का बनना, ये सारी घटनाएं प्रकाश का अपवर्तन घटनाएं हैं। इसके बाद आज की क्लास का हमारा अंतिम टॉपिक है दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण जो हमारे घरों में काम आता है, जिससे प्रतिबिंब सीधा बनता है। इस समतल दर्पण से प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा दर्पण के पीछे बनता है। ये समान दूरी से, जितनी दूरी पर हम दर्पण से दूर होते हैं, प्रकाश का प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी के अंदर इस प्रतिबिंब की उतनी ही दूरी में बनता है। ये समान आकार का होता है। ये पार्श्व परिवर्तन होता है, जिससे हम दर्पण के सामने होते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड है वो दर्पण में राइट साइड दिखेगा और हमारा राइट हिस्सा दर्पण में लेफ्ट साइड में दिखेगा। इसको पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी लंबाई से कम आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए। अगर व्यक्ति का हाइट 6 फुट है तो 3 फुट का दर्पण होना, तो 3 फुट का दर्पण है तो उसकी पूरी हाइट दिखेगी। नेक्स्ट है दो दर्पण किसी कोण पर झुके हुए हो तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए हो गया, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 अपॉन थीटा माइनस 1। अगर किसी भी दो दर्पणों के मध्य अगर 60 डिग्री है, 60 डिग्री या 90 डिग्री झुकाव है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसको है अगर मान लो 60 पे है तो 60 का भाग देंगे और उसमें से -1 करना, 360 में 60 का भाग देंगे और -1 कर देंगे। जितनी संख्या आएगी वो दर्पण से प्रतिबिंब बनने वाले की संख्या आ जाएगी। ये भी सूत्र हमें सीधा सीधा याद रखना। अगर जहाँ थीटा इक्वल टू 0 हो तो अर्थात दोनों दर्पण समांतर हो तो इनके मध्य रखी गई वस्तु अनंत दर्पण बनेगा। ये भी हमें याद रखना। इसके बाद समतल दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उभरा हुआ भाग अगर परावर्तक पृष्ठ है, यह है अगर ये भाग परावर्तक पृष्ठ है इससे तो यहाँ पॉलिश की हुई होती है। अगर उभरा हुआ भाग परावर्तक है तो उत्तल दर्पण हो गया। ऊ से उत्तलन, ऊ से उभरा हुआ, तो हमें याद रखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अवतल दर्पण इसे धंसा हुआ परावर्त भाग है वो परावर्तक पृष्ठ होगा। अगर इस प्रकार के है और यहाँ पर पॉलिश की हुई है और ये परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है तो अवतल दर्पण है। अब देख लेते हैं इनके जो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे ये दर्पण है और इन दर्पण के ये दर्पण हो गया, इनका परावर्तक पृष्ठ हो गया धसा हुआ भाग, तो ये अवतल दर्पण हो गया। इस अवतल दर्पण के जो बीच का भाग है फिर इसको ध्रुव बोलते हैं। और इसके बाद तो ये आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है इसको फोकस बिंदु बोलते हैं। और इस गोलीय दर्पण का जो अगर इसको पूरा मान ले तो इसका सेंटर बिंदु इसको सी कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी प्रकार की इसी में है। तो चलिए इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को ध्रुव यानी पी से डिनोट करते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसके बाद ये जैसे पी हो गया जो हमने से समझाया। इसके बाद वक्रता केंद्र किसे कहते हैं और वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है और इस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र है वो हमेशा दर्पण पर नहीं होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने होते हैं, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के पीछे होते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है
उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद हो गया फोकस, मुख्य फोकस। दर्पण के मुख्य फोकस के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के सामने होता है जिसको वास्तविक फोकस कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे होता है जिसको काल्पनिक दर्पण कहते हैं, काल्पनिक फोकस कहते हैं। फोकस दूरी क्या हो गई? दर्पण के ध्रुव P से लेकर फोकस तक की दूरी है वह दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसको छोटा f से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी यानी त्रिज्या की आधी होती है, यानी f इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या r/2 होता है। इसके बाद होगा अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब। इनको हम एक चित्र के माध्यम से समझाएंगे। इसमें 6 कंडीशन होती है, 6 स्थिति होती है। सबसे पहले अगर सपोज करो बीम है अगर अनंत पर है, बिंब यानी वस्तु अगर अनंत पर है तो हमारा प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और ये अत्यधिक छोटा होगा और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होगा। अगर हमारी वस्तु है C से परे है, वक्रता केंद्र से परे है, तो हमारा बिंब है बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य, ये भी छोटा होगा और वास्तविक और उल्टा होगा। अगर हमारी वस्तु केंद्र वक्रता केंद्र C पर है तो हमारा प्रतिबिंब भी C पर बनेगा, ये समान साइज का होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। इसके बाद अगर हमारी वस्तु वक्रता केंद्र C और F के मध्य है तो हमारा प्रतिबिंब C से परे वक्रता केंद्र से परे बनेगा, ये भी प्रतीत वस्तु से बड़ा साइज में बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसके बाद अगर हमारी वस्तु फोकस बिंदु पर है तो हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, यह अत्यधिक बड़ा होगा और ये भी वास्तविक और उल्टा। छठी कंडीशन है, लास्ट है, जो अगर ध्रुव और फोकस के मध्य अगर हमारी वस्तु है तो हमारी वस्तु का दर्पण जो प्रतिबिंब हो गया वो दर्पण के पीछे बनेगा, ये बड़ा होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ये आभासी और सीधा होगा। ये 6 कंडीशन हो गई अवतल दर्पण की। जबकि 2 कंडीशन होती है उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अगर हमारी वस्तु अनंत पर है तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो फोकस बिंदु दर्पण के पीछे बनेगा, ये अत्यधिक बड़ा होगा, आभासी और सीधा होगा। अगर अनंत से ध्रुव के मध्य अगर कहीं पर भी वस्तु रखी होगी तो हमारा प्रतिबिंब हो गया फोकस से ध्रुव के बीच दर्पण के पीछे बनेगा, ये छोटा होगा, ये भी आभासी और सीधा होगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, दर्पण सूत्र क्या होता है? गोलीय दर्पण का सूत्र हो गया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ u बराबर वस्तु हो गया, v बराबर प्रतिबिंब हो गया, f बराबर फोकस निर्देशांक हो गया। f हो गया हमेशा उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक, जबकि अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक मान होता है f का, ये हमें याद रखना। f बराबर r/2, जहाँ r दर्पण की त्रिज्या कहलाती है। अब ये प्रश्न ये आपके लिए है रिवीजन के तौर पर कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ध्रुव से 30 सेंटीमीटर है और यदि वस्तु दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी होगी, ये आपके लिए प्रश्न है। तो ये हमारी आज की जो क्लास है, जो टोटल हमने सामान्य विज्ञान के 10 टॉपिक लिए हैं। अगर ये क्लास के नोट्स आपको चाहिए तो मुझे पर्सनली मैसेज करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राम राम।